अगर हम देखें तो ग्लोबल बाजारों में देखने को मिल रही है और कल भी कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों ने अपने आप को होल्ड करते हुए और हरे निशान में एक क्लोजिंग भी दी। पर ऐसे में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति भारतीय बाजारों में और यहां से इन स्तरों से कितनी तेजी की उम्मीद करें? ना ही सिर्फ ये, कौन से स्टॉक्स आपको फोकस में रखने हैं, ये सभी समझेंगे अगले 2.5 घंटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। कुछ ही देर में डिम्पी भी जुड़ेंगे और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। पर आइए एक एक करके सब चीजों को आपके सामने रखेंगे और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नजर। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड स्तरों पे यूएस के बाजार आते हुए दिखे। जो फेड का फैसला आया था उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसका उत्साह जो है बाजारों में दिखा। गिफ्ट निफ्टी भी आप देखें तो वहां पे भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। 25,500 के पास के स्तर दिखा रहा है फिलहाल। वहीं कमोडिटी में भी भरपूर एक्शन है। कॉमेक्स पर भाव $2600 प्रति बैरल के भी ऊपर जो है वो जाता हुआ दिखा है। वही ब्रेंट क्रूड भी $75 प्रति बैरल के करीब है। कुछ स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे जहां पे आईएफएल फाइनेंस पर आप नजर रखिए क्योंकि एक बड़ी खबर इनके लिए आई है। एक पॉजिटिव खबर भी है जहां पे आरबीआई ने इनके गोल्ड लोन पर लगे प्रतिबंध को हटाया है और अब ब्रोकरेज हाउस इनक्रेड का भी मानना है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए साबित हो सकता है। और साथ ही साथ पूरे भारत के लिए एक और पॉजिटिव खबर, रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल ने और भी भरोसा जताया है भारत पे, जहां पे कह रहे हैं वित्तीय वर्ष 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरेगा भारत। और इसको लेकर भी हम देखेंगे कि मार्केट्स भी शायद इस चीज को पॉजिटिवली ही ले और थोड़ा सा रिएक्शन भी दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि क्या कुछ हुआ ओवरनाइट ग्लोबल बाजारों में और अभी कल की अच्छी तेजी के बाद एशिया बाजारों में क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है। और अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ना ही सिर्फ इक्विटी मार्केट्स अभिषेक, कमोडिटी मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन है। गुड मॉर्निंग। सिस्टर गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल एक्शन है, क्रूड में भी एक्शन है और बाकी कमोडिटीज़ में भी एक्शन है। वो तुम देख ही रहे हैं, सोना ऑलरेडी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिकी बाजारों में शुरुआत करें तो परसों के सत्र में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन कल का सत्र बहुत ही शानदार रहा और कल हमने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड्स देखे हैं। डाउ जोन्स आप देखिए 1.25% ऊपर 500 अंकों से ज़्यादा चढ़ा है। नेस्डेक की बात करें तो वहां पर भी हमने शानदार तेजी देखी, 400 अंकों से ज़्यादा की तेजी नेस्डेक में रही। प्रतिशत के लिहाज से 2.5% की मजबूती और S&P 500 ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अमेरिकी बाजार लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और अगर हम कल कुछ आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो बेरोजगारी के जो आंकड़े आए वो बहुत अच्छे आए। बेरोजगारी दावा के जो आंकड़े आए वो 12,000 घटकर 2.919 लाख पर आए हैं और अनुमान था 2.3 लाख का। तो एक वहां से राहत है। कहीं ना कहीं जो दबी जुबान में जो चर्चा हो रही है मंदी वाली, वो आशंकाएं कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तो हमने यह तेजी देखी है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर चर्चा करें तो मेटा में, एप्पल में हमने 4% के आसपास की तेजी देखी, एनवीडिया में 4% के आसपास की तेजी देखी। तो आईटी शेयरों में बढ़िया रिन्यूड इंटरेस्ट आया है और बेहतरीन सत्र कल वहां पर रहा है। हालांकि आफ्टर मार्केट में हमने देखा कि नाइकी के शेयर में करीब 7% के आसपास से गिरावट रही। एक और दिग्गज कंपनी है फेडेक्स, वहां पर उन्होंने आय गाइडेंस अपना घटाया है, उसके चलते हमने देखा कि 11% के आसपास की गिरावट हमने फेडेक्स के शेयर में देखी। बाकी कोई ऐसे खास चेंजेस नहीं है। बॉन्ड यील्ड में हल्की नरमी है, 3.7% के आसपास है। क्रूड हालांकि धीरे धीरे करके चल रहा है, $74.5 के आसपास का क्रूड हो गया है। लेकिन टेंशन इस बात की है कि मिडिल ईस्ट में थोड़े थोड़े से टेंशन बढ़े हैं। हिजबुल्लाह ने एक वॉकी टॉकी के जरिए ब्लास्ट किया है और उसके चलते थोड़े थोड़े से वहां पर तनाव बढ़ रहा है। लेकिन भाव के लिहाज से ऐसा कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, अभी भी $74.5 के आसपास का ही है। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें, आज जो संकेत हैं एशिया से वो अच्छे हैं। जापान और हांगकांग के बाजार में 2% के आसपास की तेजी है। चीन के बाजार कमजोर हैं और चीन के बाजारों में शायद कमजोरी इस वजह से भी हो सकती है कि वहां पर प्राइम लेंडिंग रेट को लेकर जो फैसला है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद रेट कट आएगा, कुछ दरों में राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत नहीं आया।
ब्याज दरों को जस के तस बरकरार रखा गया है, तो इसके चलते चीन के बाजार थोड़े से नरम है, लेकिन हमारे लिए चलिए ठीक है, वो एक अच्छी ही खबर मानी जाती है। गिफ्ट निफ्टी करीब 35-36 अंक ऊपर इस वक्त आपको दिखेगा, 25,500 के ऊपर जाकर आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा। और ये एक क्रूशियल चीज है, क्योंकि कल हमने देखा था कि मार्केट में 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और निफ्टी फिर से 25,400 के आसपास आके बंद हुआ है। तो बाजार को जरा यहां से समझते हैं। कल एफआईआईज के जो आंकड़े आए हैं कैश में, वो भी करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा की सेलिंग के फिगर आए हैं। तो कैसे समझे इन आंकड़ों को? निम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निम्पी, समझते हैं पहले एफआईआईज की और डीआईज के आंकड़ों की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी की और निफ्टी बैंक की। निम्पी, कल के सत्र में 2,548 करोड़ रुपए की कैश में एफआईआईज की सेलिंग आई है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में ठीक ठाक मतलब बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ रुपए की और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 2,550 करोड़ रुपए की। आप किस तरह से देख रहे हैं इन आंकड़ों को? देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस का जो नंबर है 2,600 करोड़ रुपए, वो बहुत छोटा है। वो आप एवरेज से भी लगा लीजिए कि 10 से 15% है, क्योंकि एवरेज ही आती है कम से कम 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस में। तो कल इंडेक्स ऑप्शंस में इंस्पाइट ऑफ दिस की कल निफ्टी की एक्सपायरी थी ऑन अ वीकली बेसिस पे, उसके बावजूद भी नंबर सिर्फ 2,600 करोड़ का ही आया, यानी कि 2,000 करोड़ का ही आया। तो नंबर तो छोटा है इंडेक्स ऑप्शंस का, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैश के अंदर आप देखेंगे तो 2,500 करोड़ रुपए की सेलिंग है। तो मैं अगर इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर को कैश के सामने रख दूँ तो एथिकली कुछ नहीं हुआ। अगर आप इसको कैसे भी कैलकुलेट करना चाहें तो ऑप्शंस वर्सेस कैश, कैश वर्सेस ऑप्शंस भी अगर रख दे तो तब भी उस हिसाब से कुछ हुआ। तो नंबर्स मेरे लिहाज से काफ़ी छोटे थे। दूसरा पॉइंट, वीकली एक्सपायरी के हिसाब से भी छोटे थे, उसमें तो और छोटे हो गए। लेकिन चलो मैं फिर भी एक नंबर आपको बता देता हूँ। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जब आप थोड़ा और ढूंढेंगे ना, तो आपको दिखेगा कल 600 करोड़ रुपए के आसपास की निफ्टी पे नेट की सेलिंग हुई है, ठीक है, इंडेक्स पे। और ऑप्शंस में कल करीब 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है, इंडेक्स की ऑप्शंस में, निफ्टी की बता रहा हूँ। कुल मिला के बात सारी यही है कि बाजार के पास पक्का सपोर्ट है। जब जब इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग, कैश की सेलिंग आएगी और ऑप्शंस का नंबर बड़ा आएगा, तब तब बाजार अपने सपोर्ट्स को पक्के करेगा। ये एक प्रिंसिपल जैसा है, बैक टेस्टेड फार्मूलाज हैं, आप चाहे तो उनको एक बार टेस्ट करके भी देख सकते हैं अपने आप से भी। आई रिपीट माई सेल्फ, जिस दिन भी कैश माइनस होगा, इंडेक्स ऑप्शंस माइनस होगा, समझ लेना रेजिस्टेंसेस पक्के हो रहे हैं। जिस दिन कैश प्लस होगा, ऑप्शंस प्लस होगा, समझ लेना सपोर्ट पक्के हो रहे हैं। जिस दिन कैश माइनस होगा, इंडेक्स ऑप्शंस प्लस होगा, बट इंडेक्स ऑप्शंस ज़्यादा नंबर में प्लस होगा, समझ लेना तब भी सपोर्ट पक्के हैं। ठीक, तो ये मार्केट का एक प्रिंसिपल जैसे समझ लो आप। तो ये चीज़ हमको दिख रही है। दूसरा पॉइंट, होल्डिंग्स की, एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 68% पे वो लॉन्ग है। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं है, 39% पे लॉन्ग है। डीआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 40% पे लॉन्ग है। तो एक बुकिश स्टांस जिसे हम कहते हैं ना, वो मार्केट के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखा जाए, इवेंट से पहले और इवेंट के बाद एफआईज ने ना तो माल खरीदा ना ही माल बेचा। तो जो बात हम आपसे कह रहे थे कि एक इवेंट लेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये इंडेक्स के ऑप्शन, माफ़ कीजिए, एफआईज की होल्डिंग में भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि किसी ने तो खरीदा ही नहीं, किसी ने बेचा भी नहीं, तो मार्केट वहीं का वहीं रह गया। जब किसी ने खरीदा ही नहीं बढ़ा, जब किसी ने बेचा ही नहीं बढ़ा, तो मार्केट के अंदर बड़ा मूव नहीं आएगा, तो रेंज में रह सकता है। रेंज के कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड पे हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे लिक्विडिटी और काफ़ी हद तक सेक्टर की चर्निंग वाजिब है। और अभी तो फेड का दर आया, अभी तो आरबीआई आपका फैसला लेगा, जब लेगा तब लेगा। तो कुल मिला के नंबर्स के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट के पास सपोर्ट्स अच्छे हैं, पक्के सपोर्ट हैं, आगे का रास्ता दिख रहा है, बट वो इतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट अभी आप पिछले इस पूरे हफ्ते में देख के आए हो। और वैसे भी आज एक शुक्रवार का दिन है, मार्केट ने जो कमाया है आज वो सिर्फ उतना बचा भी लेना तो भी मार्केट का विन है। आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर मंडे से ना फिर से चैलेंजेस होंगे बहुत सारे, और अगर आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो मंडे का आप कंफर्ट से अपना बीटीएसटी या फिर ट्रांसफ़र लेके जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ध्यान रखा जाए, नेक्स्ट वीक से फिर डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी चलन शुरू होगा, 25 और 26 की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो इसलिए ये आज का फ्राइडे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी ही है डेरिवेटिव्स के नंबर के हिसाब से कि आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं होनी चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है।
चलिए निफ्टी पर आते हैं। कल हमने 25,600 के ऊपर का आंकड़ा देखा, रिकॉर्ड बनते हुए देखा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार सस्टेन नहीं किया और बहुत ही थिन गेन्स के साथ बाजार बंद हुए हैं। 38 अंक ऊपर 25,400 के आसपास। डिम्पी, आज क्या उम्मीद करें, क्योंकि आज देखिए हालांकि जिस तरह से ग्लोबल संकेत हैं उस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी कोई गैप दिखा नहीं रहा है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज? गैप दिखा भी देता तब भी मैं थोड़ा उससे अलग स्टांस रखता, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने कल भी गैप दिखाया और आपने कल 50 बिप्स का जो कटौती हुई है फेड की तरफ से 0.5% की, उसको भी डिस्काउंट करना था। तो कल जो टारगेट अचीव होने थे वो अचीव हुए हैं और मैं इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक इंडियन मार्केट को दूंगा, मैं यूएस मार्केट्स को ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं वजह इसकी बता देता हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट ने उस इवेंट के क्लोज होने से पहले ही अपने आप को उस जगह पर आके प्लेस कर दिया था कि जहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला पोजीशनिंग रह गई थी और कुछ भी नहीं। तो कल मार्केट ने एक्चुअली में वो फॉर्मेलिटी पूरी की है, लेकिन उससे पहले ही स्ट्रांग हो चुका था। 25,200-300 को पहले ही पा चुका था, 25,400 के ऊपर क्लोज भी कर चुका था। कल तो सिर्फ उसने फॉर्मेलिटी पूरी की है। अच्छा ठीक है, 0.5% कटा है, सभी देशों में अच्छा हो रहा है, हम भी अच्छा कर लेते हैं। कुछ आप ऐसे ही समझो, आप बस वैसी फीलिंग ले लो आप, ठीक। तो मार्केट ने टारगेट कंप्लीट हो चुका है पूरा, निफ्टी पे भी और ऑलमोस्ट में बैंक निफ्टी पे भी। तो दो हिस्सों में अब आप बांट दो इस मार्केट को। पहला, क्योंकि अब आप, अच्छा एक और चीज़, कल ऑल टाइम हाई सिर्फ निफ्टी का नहीं था, बैंक निफ्टी का भी था, सेंसेक्स का भी लगा हुआ है। अब आपके पास ये नहीं कह सकते कि जी डाइवर्जेंस है, ये आगे नहीं आ रहा, वो आगे नहीं है। अब आपके पास वो बात भी नहीं है कहने के लिए, अब आपके पास इवेंट भी नहीं है कहने के लिए। आपके पास अगर मैं पूछ लूँ 3 पॉइंट कौन से है तो वो पता ही नहीं होगा। हाँ, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अपने लेवल्स को अचीव कर चुका है। दो हिस्सों में बाजार को बांट लो। पहला हिस्सा वो जिन्होंने खूब भरपूर अच्छा प्रॉफिट कमाया है और उनकी आदत है कि हम सीरीज़ के आसपास आके सौदे काटते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई। सितंबर की सीरीज़ काफ़ी उथल पुथल भरी रही। फर्स्ट हाफ ऑफ द सितंबर काफ़ी गिरावट देखी, सेकंड हाफ ऑफ द सितंबर हमने बहुत स्मार्ट रिकवरी देखी। जिन्होंने इस गिरावट में ख़रीदा और इस रिकवरी में बेच रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई। सीरीज़ का एंड होते होते मेरे को लगता है कि मार्केट कहीं भी 25,500 के इर्द गिर्द ही रहेगा। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आप जोड़ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब आपके पास मौका है, जिनके पास भी पुरानी पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट बुक करना चाहें आज से, अगले हफ्ते से करना चाहें अगले हफ्ते से, जैसे उनको ठीक लगे। एक स्टॉप लॉस मैं उनको दे देता हूँ, वो है 25,300 का, वो आप अपना पक्के से लगा के बैठना, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आपने कहीं भी 25,000 के नीचे या 25,000 पे भी खरीदा है, आप प्रॉफिट बना के ही निकल रहे हो इस मार्केट से। अब जो नए वाले हैं उनके लिए, नए वालों के लिए कुछ खास बचा नहीं अभी मार्केट के अंदर, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। थोड़ा डिप मिल जाए तो अच्छी बात है, डिप नहीं मिलता तो रेशो हमेशा 1:1 की रहेगी। तो उस केस के अंदर मैं आपकी रेशो फिक्स करवा देता हूँ 25,300 और 25,550-600, ये आपके टारगेट और स्टॉप लॉस का एरिया है। जितना हो सके उतना पास खरीद लेना और हो सके बेच देना, शॉर्ट करना नहीं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये अपने मन में कभी मत लाना कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे हम शॉर्ट कर देंगे तो पैसा बन जाएगा। शॉर्ट करने के भी सिग्नल्स होते हैं, जैसे बाय के होते हैं, तो शॉर्ट करना नहीं है। फिलहाल ऑप्शंस के अंदर थोड़ा आज मेरे को नहीं लगता कि आज ऑप्शन से बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। कल सीरीज़ ऑलमोस्ट निपट चुकी है ऑप्शंस के बेसिस पर और अब सीधा बड़ी सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडर्स वाले थोड़ा सावधान रहना, इंट्राडे ही काम करना तो ठीक है। 12 शेयर F&O बैन में है। वैसे मैं एक और जानकारी भी दे दूं, 12 शेयर हम सीरीज़ के अगले हफ्ते एक्सपायरी में जा रहे हैं। 12 शेयर F&O बैन में होना एंजाइटी को शो कर रहा है मार्केट की। ये नज़रिया जो है फिलहाल निफ्टी 50 पे है, पर डिम्पी निफ्टी बैंक के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई दिनों से आपका ये भी मानना था कि थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक दिखा सकता है, वो हमने देखा भी, कल भी ऐसा ही सत्र रहा। पर आज के लिए डिम्पी क्या होनी चाहिए रणनीति? क्या अभी भी निफ्टी बैंक बेहतर मौके दे सकता है निफ्टी 50 के मुकाबले? और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही पोजिशंस होल्डर्स को क्या करना चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक है कि निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिया, ना केवल कल दिया बल्कि परसों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था, जब निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ था और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था। यही अपने आप में बताने के लिए बहुत था। पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी ने डाइवर्जेंस को ख़त्म करके अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया।
मैं उन कल 4 पॉइंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देके भी ऑल टाइम हाई बना सकता हूं, क्योंकि कल उन 4 पॉइंट्स को अगर मिल जाते तो आप फ्लैश चलाते, लिखतम हो जाता। सिर्फ वक्तम वक्तम में हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने डाइवर्जेंस खत्म कर दिया, 53,000 आ गया। अगर आपको याद होगा तो हमने तो 50-500 से हमने 2-3 लॉट प्लस करवाए थे। उस समय बोला था कि बस अब बहुत हो गया, अब मार्केट को एक पुल बैक दिखाना चाहिए। अब वो लेवल आ चुके हैं जहां से पुल बैक आएगा। हमें भी नहीं पता था कि मार्केट खासकर बैंक निफ्टी इतनी स्पीड से 53,000 ले आएगा। हमें भी नहीं इसका आइडिया था। हमारे को ये था कि सीरीज के एंड होते होते तक ये कवरिंग आएगी, कंप्लीट होते होते तो 52-500 तक रहेंगे, बाद में 53-200 तक आते, 300 आते आते तक सीरीज कंप्लीट होगी। क्योंकि सीरीज कंप्लीट होने में अभी भी ट्रेडिंग सेशन बचे हैं 3 से 4, तो उसके पहले ही मार्केट ने ऑल टाइम हाई अपना टेस्ट कर दिया। तो अब मार्केट को भी थोड़ा सा समय चाहिए। तो अब ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज में बता देता हूँ। एक और चीज़ मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर बताऊँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी भी, और पुट कॉल रेशो के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ। चलो मैं आपको पुट कॉल रेशो का एक नंबर भी दे देता हूँ। इस समय पीसीआर का जो रेशो है, पुट कॉल रेशो का जो नंबर है, वो है बैंक निफ्टी का 0.93, यानी कि अभी भी वो फेयर वैल्यू पे खड़ा है ऑल टाइम हाई लगाने पर। जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने पर बार बार महंगा हो जाता है। उसके पास ज़्यादा बड़े शेयर हैं, उसके बावजूद भी महंगा हो रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी भी महंगा नहीं हो रहा। तो मार्केट की अगर लिक्विडिटी चेंज करनी है मार्केट को, बैंक निफ्टी से होगी। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी में बड़े शेयरों का कल और परसों में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन था। एक्सेस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी 1700 पार हो गया। एक महीने से 1700 पार नहीं हुआ था, 1.5 महीने से पार हुआ, बट 1700। आईसीआईसीआई ने अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, अभी वो परफॉर्मेंस दिखाएगा। एक्सेस ऑलमोस्ट अच्छा हफ्ते का रिटर्न देके जा रहा है। तो ये शेयर ना बड़े शेयर हैं, ये चल रहे हैं। तो जब तक ये चल रहे हैं ना, तो आप बैंक निफ्टी पे थोड़ा उम्मीद ज़्यादा रखो, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि एक बार ऑल टाइम हाई को ना केवल 4 अंकों वाला फिर से पूरा करेगा, बल्कि थोड़ा और ऊपर भी ड्रैग करेगा। इसलिए किसी को भी सीरीज को कंटिन्यू करना है और लास्ट तक रखना है तो बैंक निफ्टी रखना। मैं लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। 53,000 के ऊपर क्योंकि हम बंद हुए हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा पहला वो 52,800 का होगा। ये आप चाहें तो सीरीज का भी रख सकते हैं अगर आपने सीरीज टू सीरीज लिए हुआ होते, और आपका टारगेट होगा 53,500। मेरा ऐसा मानना है 53,500 तक इस सीरीज के एंड में लेवल्स दिखा सकता है। शॉर्ट वॉट करना नहीं, ऑप्शंस ट्रेडर्स इंट्राडे में काम करना। बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले ऑप्शंस ट्रेडर्स को ज़्यादा कंफर्ट बैंक निफ्टी में आएगा, यहाँ पे काम करना। ठीक, तो ये मोटा मोटी एक व्यू पॉइंट है। जिनके पास नई पोजीशंस लेना चाहते हैं स्पेशली बैंक निफ्टी में, डिप मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन 52,800 का स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन क्वांटिटी 10 लॉट में से सिर्फ 1 से 2 ही लॉट की रखना, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें मिस की हुई हैं जो ऑलरेडी जिनके पास पोजीशंस हैं उनको वो गेन मिला हुआ है। तो आप नए आदमी हो सिस्टम में, इसलिए बात आपको मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट बुकिंग की जहाँ तक बात है तो सीरीज के एंड में करना बैंक निफ्टी वाले, थोड़ा बहुत लगता है कि और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। शॉर्ट वॉट दोनों के अंदर करना नहीं है। वैशाली पारिक स्क्रीन पे मेरे को दिख रही है। 8:19 भी हो चुके हैं, मेहमानों को जोड़ने का वक्त भी है। अक्षय पी भागवत स्क्रीन पर मेरे को अभी दिख रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 8 से 9 बजे तक या फिर 9 से आगे भी हम इन दोनों मेहमानों से हेल्प लेंगे, और उसके बाद फिर विनय रजानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम हेल्प आगे चल के लेंगे। विशाली बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम लगने की आप सबको बधाई। सिर्फ 4 पॉइंट से बैंक निफ्टी छूटा, लेकिन लग ही गया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स का भी लगा हुआ है, तो हम ऑलमोस्ट हाईज पे ही हैं और सारे इवेंट को क्लोज भी कर चुके हैं। एक तो आपका व्यू पॉइंट, विक्स डिम है, काफ़ी टूटा हुआ है, कैसे करें ट्रेड? मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, तो मार्केट ने कल थोड़ा वोलेटाइल मूव जरूर दिखाया, थोड़ी नर्वसनेस भी हम देखे, बट ट्रेंड एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न बहुत ही सही चल रहा है। 25,300 के क्लोजिंग के नीचे हम वीकनेस देखेंगे, और 25,600 का एक नियर टर्म हर्डल है, ये वीकली रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म ऑफ कोर्स कर रहा है, तो 53,000 के ऊपर ये टिकता है तो 53,500 नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा, और 52,500 का सपोर्ट बन रहा है अभी। सो जैसे कि आपने बताया दैट यस, फ्रंटलाइन बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स सब ने आउट परफॉर्म करा है, तो इसके साथ साथ एफएमसीजी काउंटर भी कल काफी तेजी में था, तो एफएमसीजी में भी ध्यान दिया जाए बैंकिंग सेक्टर के साथ। तो यही मेरा व्यू है फिलहाल। ठीक है, तो ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। शॉर्ट वॉट दोनों के अंदर करना नहीं है। वैशाली पारिक स्क्रीन पे मेरे को दिख रही है। 8:19 भी हो चुके हैं, मेहमानों को जोड़ने का वक्त भी है।
का व्यू पॉइंट हो गया। वैशाली, आपसे शेयर्स के साथ भी शुरुआत करना चाहेंगे, अपने शेयर्स भी बैक टू बैक बता दो प्लीज़। एक तो मैं रेकमेंड करूंगी इंडियन होटल, बिकॉज कल हमने देखा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द वोलेटिलिटी इंडियन होटल का ट्रेंड काफी स्टेबल रहा। तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। 690 के भाव में मैं बाय रेकमेंड कर रही हूँ। 670 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट रहेगा। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि मुझे एफएमसीजी काउंटर में काफी स्टॉक्स सही लग रहे हैं। सो वन ऑफ देम इज डाबर में भी कल हमने देखा दैट एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है, ट्रेंड भी ठीक ठाक है। तो आई वुड से दैट 650 के स्टॉप लॉस के साथ 685 690 का एक टारगेट बन सकता है। इंडियन होटल्स और साथ ही डाबर इंडिया, ये दोनों ही काउंटर्स पे आप नजर रखें। वैशाली की यहाँ पे बाय कॉल आती हुई। अब अक्षय, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नजर, कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पे? जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि, डिम्पी जी और अभिषेक जी। देखिए, बाजार थोड़ा वोलेटाइल रहेगा और थोड़ा चॉपीनेस जाहिर है, क्योंकि एक इवेंट हो चुका है। मार्केट अभी भी वो न्यूज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो एक डायरेक्शन पकड़ने में शायद थोड़ा समय लग सकता है। पर जो दो ट्रेड्स मेरे रिकमेंडेड है आज, दोनों बाय की तरफ है, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक्स में काफी बिकवाली हो चुकी है, थोड़ा एक बाउंस बैक आना चाहिए। यहाँ पे जो वेदांता, जो 449.7 का कल का क्लोजिंग था, इसका जो शॉर्ट टर्म प्राइस पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म से भी एक कंसोलिडेशन में है। ओवरऑल हमारा मानना है कि स्टॉक 465 से 477 ये दो टारगेट शॉर्ट टर्म में छू सकता है। तो ये टारगेट लेके आप वेदांता बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 441। और दूसरा जो स्टॉक रिकमेंडेड है वो मेरा वैशाली जी से मेरा सोच मिलता है, इंडियन होटल, टारगेट 712 और 724 विद स्टॉप लॉस ऑफ 677। तो ये शेयर हो गया हमारे एक्सपर्ट्स के। वैशाली जी की तरफ से आपको डाबर मिल गया और इंडियन होटल मिल गया। तो कंजम्पशन वाली जो थीम है ना, उस पर बुलिश हो रहे हो। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे फेस्टिवल्स अप्रोच करेंगे ना, तो देखिए फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी कहीं ना कहीं आके मैच करते हैं, भाव के हिसाब से भी फिर टेक्निकल्स मूव भी करते हैं। और उसका एग्जांपल आपको कॉल्स में देखने को मिल रहा होगा। डाबर के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 680 रुपये का, और इंडियन होटल के लिए टारगेट 720 रुपये का। और अक्षय के जो शेयर हैं वो हैं वेदांता, टारगेट होगा 441 रुपये का, और इंडियन होटल इनके पास भी है। कल भी हमने कई एक्सपर्ट्स की तरफ से देखा इंडियन होटल्स को रेकमेंड होते हुए, और इसके लिए टारगेट होगा 712 और 724 रुपये का, और वेदांता के लिए जो टारगेट होगा 465 रुपये का होगा। तो ये चार आपके लिए तेजी के शेयर हो गए। थोड़ी देर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया जो कल 18-19% टूटा, उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक नेगेटिव खबर और आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर, एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने हम रखेंगे, और इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में खबरों वाला शेयर बताने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे शेयर्स जरा चेक कर लेते हैं जहां पर कल मूव्स बड़े रहे। एनटीपीसी को लेकर एक अच्छी खबर भी आज आई है, और एनटीपीसी कल हमने देखा रिकॉर्ड बनाया, निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वैशाली जी, एनटीपीसी आप अभी कितना चलते हुए देख रही हैं, और चार्ट्स कितने मजबूत लग रहे हैं आपको इसके? सही कहा, कल एनटीपीसी की एक्चुअली सबकी नजर होगी, बिकॉज ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। एज लॉन्ग एज ये 421 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आई थिंक ये 435 440 के नेक्स्ट टारगेट यहाँ से दिख सकते हैं। सो व्यू पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी एक्सेप्शनली हाई है, तो 413 का स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर करिए। 421 का एक अच्छा सा अभी सपोर्ट बन चुका है, और लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 435 440। ठीक है, लेकिन चलिए वोडाफोन पर लौटते हैं। और वोडाफोन कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से एजीआर को लेकर जो झटका लगा, उसके बाद शेयर 20% टूट गया। 18 रुपये से गिरते 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 अब ये शेयर 10 रुपये के आसपास आ गया है। कल देखिए ये 19.5% की भारी भरकम गिरावट रही, और वजह यह रही कि क्यूरेटिव पिटीशन जो थी एजीआर की गणना को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, और जो अमाउंट है जो बकाया एजीआर का, वो पहुंच गया है इंटरेस्ट को जोड़ के करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आगे अब भविष्य क्या बन रहा है वोडाफोन आइडिया का?
इसको लेकर दो तीन चीजें आई हैं। एक तो बड़ी खबर हमारे पास है, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दूसरा कि ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ हैं। पहले अंकुर के पास चलेंगे। अंकुर, कल एक नेगेटिव खबर आप बताइए, उसके बाद क्या खबर आई है, आप क्या जानकारी दे रहे हैं? जी हाँ, सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि लेंडर्स ने वोडाफोन आइडिया को कोई हेल्पिंग हैंड नहीं दिया है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि पीएफसी आरईसी को अप्रोच जरूर किया गया था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा मन नहीं बनाया हुआ है पीएफसी और आरईसी ने वोडाफोन को लेंड करने के लिए। ऐसा इसलिए है कि उनका मानना ये है कि जो लार्ज डेट का पोर्टफोलियो है वो उनके लिए एक कंसर्न है और वो इसमें फंसना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ भी उन्होंने बातचीत की, उनको भी देखा, क्योंकि कंसोर्शियम लेंडिंग में ये सारी बातचीत चल रही थी कैपेक्स और एक्सपेंशन के लिए, लेकिन जो 25,000 करोड़ रुपए की बातचीत हुई थी पीएफसी आरईसी से लोन उगाने पर, फिलहाल वहां पर कुछ भी फ्रैक्टिफाई होते हुए नहीं नजर आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अभी तक वोडाफोन को लेंडिंग के लिए किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं बनाया है, और यहां पर जो अभी तक फंडिंग आई है कंपनी को वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से आई है। 18,000 करोड़ रुपए वहां से जुटा लिए गए हैं, लेकिन बोर्ड ने अप्रूवल दिया था 45,000 करोड़ रुपए जुटाने के, जिसमें से अभी तक बैंकों से किसी तरीके का हेल्पिंग हैंड नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि बाकी जो लेंडर्स हैं वो क्या वोडाफोन के लिए हेल्पिंग हैंड बनते हैं या नहीं। ठीक है, तो लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, पीएफसी आरईसी ने भी हाथ खींच लिए हैं, और शायद एसबीआई या फिर बाकी दूसरी जो सरकारी बैंक है वहां से भी दिक्कतें हो वोडाफोन के लिए, तो फंडिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही पूंजी जुटाने की काफी कोशिश कर रही है कंपनी, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं कल की गिरावट के बाद? आशीषा, जरा आप बताइए, व्यू क्या नेगेटिव और हो गया यहां से? बिल्कुल, 19% की गिरावट के बाद कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले नोमुरा की बात करेंगे, जहां पर उनका मानना है कि कल की बिकवाली के बाद अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं। नोमुरा ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, अब खरीदारी की राय दी है, पहले न्यूट्रल की राय थी और लक्ष्य बढ़ाकर 15 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि एजीआर ड्यूज़ के रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो अब प्राइस्ड इन हो चुके हैं और अब स्टॉक में अपमूव दिखाई दे सकता है, तो अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। इसके अलावा यूबीएस की भी एक रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया का फेयर प्राइस 12 से 24 रुपए प्रति शेयर के बीच हो सकता है। अगर एजीआर ड्यूज बिल्कुल भी नहीं मिलते और कंपनी को कोई रिलीफ नहीं मिलती तो 12 रुपये प्रति शेयर का फेयर प्राइस बनेगा, और अगर फुल रिलीफ मिल जाती है तो 24 रुपये प्रति शेयर का फेयर वैल्यू कंपनी का होगा। उनका मानना है कि अभी फेयर वैल्यू के नीचे है स्टॉक, तो यहाँ पर भी उनका नज़रिया डिप्लोमेटिक है। 12 से 24 रुपये प्रति शेयर के बीच फेयर वैल्यू उन्होंने वोडाफोन आइडिया को दिया है। वोडाफोन को लेकर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है और साथ ही साथ मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। देखिए की हुई मेहनत कैसे ख़राब होती है, एक दिन के अंदर कैसे ख़राब होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल वोडाफोन आइडिया हो सकता है प्राइस एक्शन पे। 1 मिनट के लिए जरा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट आप दिखा सकते हैं, वीकली बेसिस का चार्ट। आप देखो कितनी मेहनत की हुई है इसको लेकर, लेकिन उसके बाद 2 दिन में सारी की सारी मेहनत को मार्केट में धो दिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर वो देख ही रहे होंगे, ये वो सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, जो कि 13 रुपये के आसपास बनता है। लेकिन जैसे इसके नीचे गया मार्केट ने कुछ नहीं देखा। कितनी की हुई मेहनत, आपको मैं मेहनत का लेवल बता देता हूँ। ये देखिए 1 मिनट के अंदर आपको मैं बॉक्स के अंदर वो क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ये सारी की हुई मेहनत है मार्केट की, जो पूरी तरह से वापस से धुल रही है। एक ये पर दूसरा आता हूँ डेरिवेटिव्स के डाटा पे, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। फिर विशाली पारिक हमको थोड़ा गाइड करेंगे कि इसके अंदर प्राइसिंग में और कितना डिप आ सकता है। और इसके मैं वैसे आपको बता दूं, इसका जो मेजर सपोर्ट है वो करीब 5.5 रुपये के आसपास है, जो यहाँ से भी आधा है जिस पे बंद हुआ है। तो इसलिए आप कोई भी जल्दबाजी ना उठाइएगा। मेरे पास कम से कम कल 50 फ़ोन आए होंगे जिन्होंने ये पूछा कि वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या करना चाहिए। तो हमने बार बार यही बात उठाई है कि अभी आप शांति रखिए। रेगुलेशंस के मैटर में कंपनी की मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, तो आप और हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स क्या करेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो रेगुलेशन से जुड़ा हुआ मैटर है जो कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो इसलिए इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा, प्रॉब्लम्स को भी चेक कीजिए कि प्रॉब्लम किस तरह की है। अब मैं आपको डेरिवेटिव्स का 1 मिनट के लिए जरा डाटा बताता हूँ कि कल एक्चुअली में कल क्या हुआ है। कल 28% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हुई है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, 28%। ये होती नहीं है, ये एक्सपायरी पे जब चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं तब होती है।
तो कल 28%, आपके पास डाटा अपडेट नहीं हो रहा, 1 मिनट के लिए इसको हटा के रखना, मेरे से सुन लीजिए। 28% OI एडिशन घटा और कल प्राइस एक्शन करीब 20% टूटा। कुल मिला के अनवाइंडिंग हुई सौदों की। कल डिलीवरियां घटी हैं लोगों की, और नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी आपकी यहाँ पे कट रही है, आप नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र लेके गए हो, और काफ़ी हद तक रोल ओवर का नंबर बताता है, जहाँ पे करीब 90% से ज़्यादा का रोल ओवर हुआ है। हाई रोल ओवर, हाई OI, हाई प्राइस फॉल, ये सब बता रहा है कि शेयर के अंदर अभी भी सेटलमेंट कुछ नहीं हुआ। सेटल होने के लिए लो रोल ओवर, लो OI, लो प्राइस एक्शन, तीनों लो चाहिए, लेकिन अभी तीनों हाई पे हैं और ऊपर से रेगुलेशंस हैं, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। वोडाफोन आइडिया पे मेरे को सिर्फ इतनी बात अभी अपनी तरफ से रखनी है। विशाली पारिक हमारे साथ हैं। विशाली, कई बार अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, कई बार लगता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों हम 10 रुपये 11 रुपये में भी फंसे आके? तो एक बार ज़रा आपका व्यू पॉइंट, ये अपॉर्चुनिटी है या फिर सेटल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा? आई थिंक डिब्बी जी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स कल तो काफी इरोजन हुआ है। हाउएवर एक कंसोलेशन वो है कि वीकली चार्ट में अभी भी ये सपोर्ट पे है, तो अगर ये कल का लो टूटता है तो आई थिंक ये स्लाइड हो सकता है और नीचे सीधे टारगेट्स आ रहा है 8 और 7.5 का। सो आई थिंक कल का अगर लो टूटे तो जिनके पास है और अभी भी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो एक बार निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये स्लाइड होके जैसे कि मैंने कहा 8 और 7.5 की तरफ जा सकता है। सो आई वुड से वेट एंड वॉच। कल का लो की आप ध्यान पे रखिए, और नहीं तो फिर एक बाउंस आ सकता है, बट ऑफ कोर्स द सेंटिमेंट्स आर वेरी पुअर एंड काफी इरोजन हो चुका है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू। लेकिन अक्षय, जरा एक राय आप इंडस टावर पर दीजिए। कल की जो रूलिंग आई ना सुप्रीम कोर्ट की, जो क्वेश किया अर्जी को, उससे डायरेक्टली कोई इम्पैक्टेड तो नहीं है, लेकिन चूंकि वोडाफोन आइडिया एक बड़ा प्लेयर मुश्किल में फंसेगा, तो उसका इम्पैक्ट जरूर आया। हमने ये 10% शेयर टूटते हुए देखा। हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं है, जिसको ब्रोकरेज हाउसेज ने अपग्रेड भी किया था वोडाफोन इंडस टावर के शेयर को। इंडस टावर 9% कल गिरने के बाद आपको चार्ट में कितना डिस्ट्रप्शन दिख रहा है? क्या और अभी टूट सकता है ये? काफी कल तो वोलेटिलिटी थी, काफी बिकवाली थी, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके का लास्ट आवर एक्शन अगर आप देखें तो थोड़ी सी बाइंग जरूर दिखी है। तो मेरा मानना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो एक हल्का सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी, जहां पे स्टॉक वापस 405 से 410 का स्तर ऊपर में छू सकता है, तो ट्रेडिंग के मौके जरूर बनेंगे, पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करना है, जो है बिलो 360। तो थोड़ा सा चॉपीनेस रहेगा, हल्का सा बाउंस बैक मिलेगा, पर ये सिर्फ ट्रेडिंग के मौके है। अगर आपको डायरेक्शनल या मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो अभी भी सही टाइम नहीं है। स्टॉक को स्टेडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से गिरा है वो ऑल टाइम हाई या बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया 450 460 का एरिया से वो काफी वहां से बिकवाली दिखी है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के मौके ढूंढिए। मेरे हिसाब से एक हल्का सा बाउंस बैक जरूर मिलेगा आपको। अगर आपका ट्रेड कोई फंसा है उसमें, तो 410 के आसपास आपको भाव मिले तो वहां पे एक बार एग्जिट ले लेना है। राय वोडाफोन आइडिया और साथ ही साथ इंडस टावर्स पे कौन से लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, ये हमने समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं, कहाँ पे रखनी चाहिए आपको नजर, चलिए ये समझते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंस और लुपिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। यहाँ पे एक सेटबैक आई है, उनकी एक लिटिगेशन हो रही थी माइबेट्रिक करके दवाई है, इसको लेके अब इन दोनों ही कंपनी ने जो एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने मिल सकती थी अगले 1 से 2 साल में। इनके जो है ऑफकोर्स वैल्यू जो है ऑफकोर्स ब्रोकरेज हाउसेज ने भी जो है थोड़ी सी डाउनग्रेड की है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पे जो है अगर फेवरेबल ऑर्डर आता है तो इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट होगा इस प्रोडक्ट को लेके। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ अपनी 30,000 मिलियन टन्स पर एनम की जो कैपेसिटी है वो पूरी जो कैपेक्स से अब कंप्लीट कर दी है। अब ये एडवांस्ड कार्बन मटेरियल में जो है ये कैपेक्स की गई है और एक कमिश्निंग प्लांट भी हो चुका है। तो ये एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के लिए भी है। अब बात करेंगे हुडको की, तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल है, कंपनी ने कहा है कि जो लोन असिस्टेंस है प्रोग्राम उसको लगभग 25% से बढ़ा देंगे 1 लाख करोड़ तक। अब ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्बन 2.0 स्कीम के लिए है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हुडको के लिए भी है। फिनिक्स मिल्स हाईएस्ट बिडर आए हैं 2 प्राइम प्लॉट पे मोहाली के रीजन में, यहाँ पे लगभग टोटल 900 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है रीअपॉइंटमेंट का वी वैद्यनाथन का एज एमडी एंड सीईओ, और ये जो है दिसंबर 2027 तक जो है वैलिड रहेगा।
एनटीपीसी में भी जो है बोर्ड की अप्रूवल आई है लगभग 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स को लेके, जो 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। और आखिर में एक्सिस बैंक के लिए भी सेंटिमेंटली न्यूज़ फ्लो जो है कह सकते हैं नेगेटिव है, क्योंकि सेबी ने एक्सिस कैपिटल उनकी 100% ओन सब्सिडरी को जो है डिबार कर दिया मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी से डेट सेगमेंट में। और कंपनी ने जो है क्लैरिफिकेशन भी दिया कि इस सेगमेंट से ओवरऑल एक्सिस बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल इम्पैक्ट इनके ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1% से कम पैट की कंट्रीब्यूशन है इस बिज़नेस की इस सेगमेंट में, तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा, ये एक्सिस बैंक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे काफ़ी अहम खबरें आई हैं, पर एक स्टॉक जो कि आज काफ़ी फोकस में रहेगा वो है आईएफएल फाइनेंस का शेयर, क्योंकि वहां पे एक बड़ी राहत मिली है उनको आरबीआई की तरफ से। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले सरकार ने इनके गोल्ड लोन्स जारी करने पर बैन लगाया था, पर अब वो बैन हटता हुआ साबित हुआ है। आइए अब समझते हैं कि और क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, क्या ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आईएफएल फाइनेंस के लिए। और अंकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये पूरी जानकारी लेकर। अंकुर बताइए क्या कुछ खबरें हैं आईएफएल फाइनेंस को लेकर। जी हाँ, आईएफएल फाइनेंस से फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आईआईएफएल फाइनेंस फिर से गोल्ड लोन बिजनेस को शुरू कर पाएगा। यहाँ पर 2024 में, इसी साल आपको याद होगा, मार्च में रिस्ट्रिक्शन लगाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने पाया था कई तरीके की अनियमितताएं थी कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया था। लेकिन एक केयरफुल ऑडिट कराया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑडिट थी वो जून के महीने तक चली और फाइनली एक रिपोर्ट सबमिट हुई, और बाद में इस रिपोर्ट से यानी कि कंपनी ने बोला कि वो पूरी तरीके से अपनी जो अनियमितताएं उसको दूर करने को राजी हो गए, फिर से गोल्ड लोन बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है और अब कंपनी फिर से गोल्ड लोन बिजनेस को शुरू कर सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये पूरी टाइमलाइन सामने रखने के लिए। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि मार्च के महीने में पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, और आप देखिए जब 1 मार्च के आसपास ये रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, उसके अगले 2 से 3 दिनों में ही आईएफएल फाइनेंस के शेयर में लगभग 40% का करेक्शन आ गया था। हालांकि उन स्तरों से स्टॉक धीरे धीरे करके थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, पर फिर भी उन लेवल्स के पास नहीं पहुंचा है। अब इस बड़ी राहत के बाद इन्वेस्टर्स क्या कुछ करें, क्योंकि ऐसे बड़े मूव के बाद पैनिक होना लाजमी है। आइए समझते हैं। और विवेक, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे, गुड मॉर्निंग। आपसे सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस के बारे में ही समझना चाहेंगे। इस पूरे मूव को आप कैसे देख रहे हैं, और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनको उनके लिए कितनी बड़ी पॉजिटिव और कितनी बड़ी राहत की खबर है ये? गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए, मुझे लगता है कि आप पे कोई एलिगेशन लगता है, और एलिगेशन के कारण अगर स्टॉक टूटता है, अब वो एलिगेशन सही है गलत है, कुछ ना कुछ आरबीआई को दिखता है, इसी के कारण ना एलिगेशन लगता है। अगर कंपनी उसको ठीक करती है, मतलब प्रोसेसेस को ठीक करके, और उसके बाद में वापस क्लीन चिट मिलता है उसको, तो ये तो बहुत बड़ी राहत हुई। मतलब लाइफ इज बैक ऑन ट्रैक समझ लीजिए आप कंपनी के लिए, और कंपनी फुल फ्लेज्ड जो पहले काम कर रही थी गोल्ड लोन्स में, वो काम वापस शुरू कर सकती है। और गोल्ड लोन आज के दिन आपको मालूम है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली जो स्तर पे पहले आईएफएल था, हो सकता है कि उस स्तर पे वापस चला जाए, तो यहाँ से डाउनसाइड होने की उम्मीद नहीं है। वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्ट आज के दिन, और मतलब बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड और स्प्रेड आउट है। तो कभी भी कोई भी एलिगेशन से आप अगर बाहर आते हो तो दैट इज पॉजिटिव, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अगले 6 महीने में हो सकता है कि ये जो पहला पुराना स्तर था वहां पे वापस चला जाए। स्तर है वहां पर वापस जाने का दमखम रखता है आईएफएल फाइनेंस। एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, और ये इतनी बड़ी पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे बैन के पहले अगर हम देखें तो मार्च 2024 तक जो गोल्ड बुक थी वो आईएफएल स्टैंड अलोन एयूएम का 80% कॉन्स्टिट्यूट करती थी, और साथ ही कंसोलिडेटेड एयूएम जो है वो 30% था। आप देखिए इस पूरे मूव से जो है एक बड़ा बूस्टर तो साबित हो ही सकता है ये। विवेक का मानना है कि जो पहले के लेवल्स हैं
वहां तक वापस जा सकता है। और उसके पहले आईएफएल फाइनेंस 600 के भी ऊपर था, यानी मौजूदा स्तरों से भी देखें तो 100 रुपये तो जाना ही चाहिए। एक बार वैशाली आपसे भी समझना चाहेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स पे आप कैसे देख रही हैं आईएफएल फाइनेंस को प्लेस्ड, क्योंकि उतनी भारी गिरावट के बाद धीरे धीरे करके ये स्टॉक रिकवर तो ज़रूर किया है, पर नियर टू मीडियम टर्म में कौन से लेवल्स ध्यान में रखें वैशाली? 475 का एक सपोर्ट बन चुका है और एक बार ये स्टॉक दोबारा अराउंड 530 535 को क्रॉस करता है तो एक अच्छे से ट्रेंड में जा सकता है एंड दैट कुड गिव अस अ अपसाइड टारगेट ऑफ 600 630। तो 475 के सपोर्ट के साथ ये जरूर देखा जा सकता है बिकॉज ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका है, बट नियर टर्म थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। 475 टूटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 25 तो नहीं टूटेगा और उसके बाद ऊपर के भी टारगेट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, पर इसके साथ ही साथ जो बाकी के गोल्ड फाइनेंसर्स हैं उन पे भी आप नज़र रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि आज जो रिपोर्ट आई है इनक्रेड की तरफ से, उनका कहना है कि ये तो एक बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ ही है आईएफएल फाइनेंस के लिए, पर इसके अलावा जो पूरा सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी ऊपर जा रहे हैं, ऐसे में गोल्ड फाइनेंस की और गोल्ड लोन्स की जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत अभी बताई जा रही है। एक बार अक्षय आपसे समझना चाहेंगे कि मुथूट फाइनेंस और मनापुरम इन दोनों में से सब बेहतर कौन सा दिख रहा है आपको, और क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग के मौके हैं? पहले मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत ही मजबूत है, पर थोड़ा सा जो है स्टॉक ओवर स्ट्रेस्ड है कंफर्ट के लिए। 2035 का कल का क्लोजिंग था, तो जिनके पास है उनको बने रहना है। अगर मोमेंटम चेस करना है तो एक थोड़ा सा कंडीशनल बाय है 2075, ये लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको मोमेंटम का एक किक ऑफ मिलेगा जहां पे स्टॉक 2200 तक छू सकता है। तो बने रहने की सलाह है 2000 के स्टॉप लॉस से। और अगर मैं मनापुरम फाइनेंस देखूं तो वहां पे एक रेंज बाउंड चार्ट स्ट्रक्चर है जहां एक रेंज के दायरे में स्टॉक सीमित है काफी टाइम से। तो ये 200 का सपोर्ट और 230 का रेजिस्टेंस है मनापुरम फाइनेंस में। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। तो मैं अगर चॉइस करना चाहूँ दोनों स्टॉक में तो मैं मनापुरम फाइनेंस को चूज करूंगा, क्योंकि रेंज हो रहा है, रेंज में है, एक्यूमुलेशन जोन में है और यहाँ पे एक पॉसिबल ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है। तो मनापुरम फाइनेंस बाय कीजिए। 206 का कल क्लोजिंग था, आपको 195 का स्टॉप लॉस बनाना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 230 का ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसके चलते स्टॉक में आपको 245 टू 260 का टारगेट एरिया बनेगा। अभी पसंद आ रहा है अक्षय को, देखिए रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। 195 का यहाँ पे स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं और 230 तक के टारगेट्स जो हैं मनापुरम फाइनेंस फिलहाल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रखिएगा नज़र में। के बारे में आपने जान लिया। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वोडाफोन से जुड़ी हुई आपने देख ली, खबर वाले शेयर्स भी देख लिए, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स और भी बहुत सारी हैं। उन सभी रिपोर्ट्स को आपके सामने रखते हैं। वरुण मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण जी बताएं प्लीज़। तो डिम्पी देखिए, शुरुआत में करूंगा इंटरग्लोब एविएशन के साथ। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय बाद किसी ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है दरअसल, और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, इन्होंने इसको होल्ड से अब सेल का कॉल दे रहे हैं और 4050 का इन्होंने टारगेट दिया। यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 17% की डाउनसाइड जो है वो इंटरग्लोब एविएशन पे देख रहे हैं। अब इनका कहना ये है कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी अनएक्साइटिंग है, इनको अच्छी नहीं लगती है। ये कह रहे हैं कि नो डाउट ये कंपनी जो है बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ जोड़ने वाली है आगे चल के, तो उसके चलते नंबर ऑफ फ्लीट जो है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि कंपनी की अर्निंग्स अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इनको इस कंपनी के वैल्यूएशंस भी अच्छे नहीं लगते, महंगे लगते हैं, और इसके लिए यहाँ पे ये इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं, होल्ड से सेल का कॉल। अब बात करते हैं जाइडस लाइफ और ल्यूपिन की। इनका जो लिटिगेशन चल रहा था उस पर जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे इनक्रेड ने ल्यूपिन को अभी भी ऐड की रेटिंग है और प्राइस टारगेट 2329 का है, लेकिन जाइडस लाइफ को इन्होंने प्राइस टारगेट कट कर दिया है, 1434 से काट के 1330 का किया है, ऐड की रेटिंग है। बोफा ने भी यहाँ पे ल्यूपिन पे टारगेट काटे हैं, 1660 से काट के 1560, जाइडस लाइफ पे 1310 से 1145। तो ये जो इशू हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं प्राइस टारगेट जो है यहाँ पे काटे गए हैं। इंडस टावर की बात करते हैं, जो कि कल सबसे ज़्यादा फोकस में था वोडाफोन के अलावा। बोफा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट इन्होंने काट दिया है, 490 से काट के 450 का किया है। इनका कहना है कि जो AGR का डिसीजन आया है वो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, बट हाँ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका होता है, इसके लिए इसको ये डेरिवेटिव करके कह रहे हैं। टेनेंसी ग्रोथ पे इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। काफ़ी सारे डी रेटिंग के फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं,
इसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने हल्के से अपने प्राइस टारगेट में कटौती की है। मेटल्स पे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मैक्वेरी की रिपोर्ट है, JSW स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया, JSPL, टाटा स्टील, इन सब के प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया। आप अपने स्क्रीन्स पे सबके प्राइस टारगेट देख सकते हैं। इनका कहना है कि डोमेस्टिक अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे इन कंपनीज़ के तो अच्छे हैं, इनपुट कॉस्ट थोड़ा बहुत कम हो रहा है। हालांकि आगे चल के ये एक फैक्टर भी रह सकता है जो कि कंपनीज़ के लिए थोड़ा बहुत रिस्क रह सकता है। और मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे सेल प्राइस टारगेट काटा है 110 से काट के 105, टाटा स्टील 135 का प्राइस टारगेट, JSW स्टील पे प्राइस टारगेट बढ़ाया है 895 कर दिया है, और JSPL पे इन्होंने भी प्राइस टारगेट 885 से बढ़ा के 970 का किया है। आखिरी में आज की एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट IIFL फाइनेंस पे है, जेफरीज़ की रिपोर्ट है, और यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, होल्ड से बाई की सलाह दे रहे हैं। प्राइस टारगेट जो है 470 से बढ़ा के 595 का कर दिया है। इनका कहना है कि जो RBI ने गोल्ड लोन पे बैन हटाया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा है, और डिसबर्समेंट यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ से अच्छे खासे CAGR से कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है। इसके लिए इन्होंने अभी स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, IIFL फाइनेंस एक बड़ा टारगेट दे रही है वापस से, क्योंकि आपको पता है ये क्लियरेंस हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमको इसके बारे में पता लगा 595 का टारगेट है। एक छोटा सा एक टेक्निकल व्यू मैं वापस से ले लेता हूँ विशाली से। विशाली, आज गैप के साथ खुलता है, उसके बाद क्या करना चाहिए IIFL फाइनेंस में? खुलेगा तो गैप के साथ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं जरा चेक कर देता हूँ उसका सर्किट कितना है। आई थिंक गैप देखना चाहिए कितना हाई खुल रहा है, बट अगर रीजनेबल है 2-3% खुल रहा है तो भी ले लेना चाहिए, बिकॉज एक अच्छा सा ट्रेंड और अपसाइड टारगेट्स काफी जैसे कि मैंने बोला 600 to 620 तक जा सकता है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर भी ठीक बैठ रहा है। तो डिपेंडिंग कितना गैप अप खुल रहा है उस हिसाब से पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए। % का इसमें सर्किट है, लेकिन मेरे को लगता है कम से कम भी 7-8% तो ऊपर खुलना ही चाहिए। शायद इससे भी ऊपर खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना 7-8% तो कम से कम ऊपर खुलना ही चाहिए। लेट्स सी, एक बार जब ओपनिंग होगी तब की तब इसके अंदर हम चेक कर लेंगे पोजीशंस क्या बन रही हैं। 1700 के ऊपर HDFC बैंक है, ICICI है, एक्सिस की अच्छी क्लोजिंग है। इन तीनों में से अक्षय P भागवत, मेरे को एक बैंक के काउंटर के साथ राइड करना है। किस में करूँ? HDFC में करूँ, एक्सिस में करूँ, या फिर ICICI में करूँ? जी, अगर तीनों बैंक में चुनाव करना है तो ICICI बैंक मेरा टॉप पिक होगा। 1292 का करंट कल का क्लोजिंग था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रक्चर है। एक हल्का सा एक प्रायर स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी देखा है हमने 1260 के स्तर पे, और ओवरऑल 1325 का शॉर्ट टर्म टारगेट प्रोजेक्शन है, तो आप बाय कर सकते हैं। अगर हल्का सा डिप भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आप ऐड भी कर सकते हैं। 1245 का स्टॉप लॉस, 1325 तक आप शॉर्ट टर्म टारगेट एरिया बना के बाय कर सकते हैं। ठीक है, टाटा स्टील पे एक ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हुई है, उन्होंने टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाया है। एक बार जरा लेके आइए स्टील वाली, जिसमें टाटा स्टील के ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स के अनुसार टारगेट्स है, तो एक बार जरा देख लेते हैं उनमें क्या करना चाहिए। विशाली, एक बार जरा दोनों शेयर चेक कर लो, सेल और टाटा स्टील। तो शुरुआत में पहले करूंगी पूरा मेटल सेक्टर ही। मुझे आई थिंक कुछ भी डैमेज अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक 8900 का एक जो सपोर्ट है वो बना रहना चाहिए। सो नाउ कमिंग बैक टू टाटा स्टील, आई थिंक ऑसिलेट ही कर रहा है काफी समय से, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सो मेरा व्यू फिलहाल एक बाइंग का बनेगा 145 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक बार ये स्टॉक अगर एक बार 155 158 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक इसमें स्ट्रेंथ और भी दिखेगी, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट 165 एंड सो ऑन। और सेल का भी मेरा व्यू वही सिमिलर रहेगा, और चार्टिकली इसमें कुछ भी इतना सारा बदलाव आया नहीं है। ये भी ऑसिलेट ही कर रहा है, कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में। स्टॉप लॉस रहेगा 123, और एक बार ये स्टॉक अगर अपवर्ड मूव दिखाता है टुवर्ड्स 138 की एक रेंज रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो आई थिंक इट इज बैक ऑन ट्रैक 160 के टारगेट के लिए। ठीक है, दो रिपोर्ट्स और भी हैं फार्मास्यूटिकल्स पे, फिर रिपोर्ट का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो है ल्यूपिन पे और जाइडस लाइफ साइंसेस पे। वो रिपोर्ट्स भी दिखा देना, हाँ, जो ल्यूपिन पे और जाइडस पे आई हुई हैं। अक्षय P भागवत, इन दोनों में से किसी एक को मैं प्लस करूंगा या फिर एक में मैं काम करूंगा, किस में करना चाहिए? दोनों पे ऐड होने की रिकमेंडेशन है इन ग्रेड की तरफ से। बोफा कह रहा है न्यूट्रल है, तो दोनों के लेवल्स अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। मेरे को जरा बताइए, ल्यूपिन ज़्यादा ठीक है कि जाइडस लाइफ साइंसेस?
देखिए लुपिन में हल्का सा करेक्शन गए 3 दिन में देखने को मिला है, बट ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। तो अगर दोनों स्टॉक में चुनाव करना है मुझे, तो लुपिन मुझे एक बेटर बेट लग रहा है फार्मा स्पेस में। एक सपोर्ट जोन है 2115 2100 का, और मेरा एंटिसिपेशन है कि ये सपोर्ट से स्टॉक उछल सकता है शॉर्ट टर्म मोमेंटम रीडिंग्स के चलते। वापस आपको जो स्विंग हाई था, जहां से हल्की सी एक रेजिस्टेंस एरिया बिल्ड होती हुई दिख रही है 2275, वो स्तर छू सकता है। तो वो टारगेट एरिया से आप लुपिन बाय करें। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप 2080 का बनाइए। ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स होगी। अब मैं जरा आ जाता हूँ कुछ ऐसे शेयर्स पे जिनमें मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहा कल के सेशन में, या फिर मैं उनको ब्रेकआउट शेयर्स की कैटेगरी में टिपिकली डाल भी सकता हूँ। वो एक बार ज़रा दिखाता हूँ आपको वो सारे के सारे शेयर्स एक एक करके। विशाली जरा आप इस पर व्यू पॉइंट अपना देते जाना। जस्ट अ मिनट, एक बार ज़रा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दिखाना, IOC, BPCL, HPCL, इनमें कोई ट्रेड बनता है क्या वैशाली, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे? तो ऑफ कोर्स ट्रेंड फिलहाल काफी डैमेज हुए हैं, बट यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। IOC की बात करें तो 163 का सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद रख सकते हैं, बट इट्स अ वेट एंड वॉच बिकॉज ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है। इवन हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप देखेंगे तो एक कल काफी बेरिश कैंडल बनी है, सो मे बी यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है जस्ट फॉर अ स्मॉल ट्रेड, बट आगे के लिए हमको देखना है कि अगर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। सो आई थिंक फिलहाल HPBP और IOC तीनों बाउंस बैक के लिए मुझे ठीक लग रहे हैं। अक्षय पी भागवत, मैं आज कोटक खुलते प्लस करना चाहता हूँ, एक बार अनुमति देंगे आप, परमिशन दोगे? कोटक खुलते प्लस करूंगा आज मैं। जी, तो कोटक महिंद्रा बैंक, अक्षय एक बार आप प्लीज। जी जी जी, तो कोटक महिंद्रा बैंक पूरे जो प्राइवेट बैंक्स का जो बास्केट है जिसमें FNO का एक्सपोजर है, उसमें सबसे बढ़िया सेटअप है। काफी आप देखें 1760 के 1870 जर्नी में डेरिवेटिव्स में भी काफी लॉन्ग एडिशंस है। अगले महीने में भी पोजीशनिंग बनते हुए दिख रही है। और कल का अगर आप सेटअप देखें तो जो प्रायर स्विंग हाई था 1860, उसको ब्रेकआउट किया और वॉल्यूम के साथ किया है। तो बिल्कुल प्लस करने की रणनीति है, बाय करिए कोटक बैंक। एक सपोर्ट जोन बन चुका है 1850 के आसपास, और अगर शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप देख रहे हैं तो 1920 की ओर एक शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप लंबा समय भी देंगे, इन्वेस्टमेंट की तौर से भी देखें, तो मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ। काउंटर में एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है, करीबन मेरे हिसाब से 2022 से चल रहा है, और जिस तरीके का सेटअप है, जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही मोमेंटम के साथ चलेगा काउंटर, और मेरे हिसाब से 2300 तक भी आप इसे थोड़ी सी लंबी अवधि में देख सकते हैं। तो बहुत ही बुलिश हूँ, बाय करने की रणनीति बनाई है कोटक बैंक। ठीक है विशाली, बस एक छोटा सा सवाल और है मेरी तरफ से पेंडिंग है, वो AU बैंक है। कल उसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है, बढ़िया शेयर है। मैंने बैंक में 2 शेयरों को छांटा है, फर्स्ट इस कोटक जिस पे हाँ मिल गया, दूसरा AU भी देख लो आप, ये और चलेगा। कल की डेरिवेटिव क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी है। विशाली चेक किया आपने AU बैंक? हाँ जी, ओके, आप मुझे पूछे। सो हमने भी ये रेकमेंड किया था जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, बिकॉज एक अच्छी से कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा वॉल्यूम और रेंज के बाहर आया। सो नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा 755। 755 को क्रॉस करता है तो 780 800 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। सो थोड़ा जिन्होंने लिया है तो 755 लेवल्स पे वॉच करिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मैं कहूंगी बुक करिए, और अगर 755 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम 780 के नेक्स्ट टारगेट के लिए राह देखेंगे। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर ये व्यू। अच्छा, IT शेयरों में कल हमने देखा अमेरिका में बहुत अच्छा रिबाउंड आया है, चाहे वो मेटा हो या फिर एनवीडिया हो, तमाम शेयर चले हैं। हमारे IT शेयरों में कल भी थोड़ी थोड़ी सी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, हालांकि थोड़ा सा मामला बटा हुआ था। लेकिन एक राय जरा इन्फोसिस पर आपसे चाहिए विवेक जी। इन्फोसिस ये गिरावट के बाद आपको कैसा दिख रहा है? क्या ये निवेश के लिए ठीक है? एक छोटी सी खबर ये आई है कि एक स्पेसटेक एक स्टार्टअप कंपनी है, उसमें इन्होंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, हालांकि छोटा इन्वेस्टमेंट है, 20 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस क्या करे इसमें? ये इन्वेस्टमेंट तो एकदम ही बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसको तो आप छोड़ दो। लेकिन जो ओवरऑल IT सेक्टर है, ये इनफैक्ट
वेट कर रहा था कि फेड रेट कब कट करे, और जैसे जैसे फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशंस आ रही थी बाजार में, तो आपको दिखा कि आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था ऑफ लेट। पिछले आप अगर 2 महीने का मूवमेंट देख लो तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था आईटी सेक्टर का। खाली यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर फेड रेट कट होता है तो एक तो वहां से थोड़ा कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा आईटी सर्विसेज का, और इसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को भी मिलेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ इन्फोसिस नहीं, ओवरऑल आईटी सेक्टर अभी भी वैल्यूएशन तो कम ही है। और अगले मतलब इलेक्शन के बाद, जो यूएस में इलेक्शन अगले महीने होगा, उसके रिजल्ट के बाद आईटी सेक्टर में एक फर्म रैली आएगी, या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड। डाउनसाइड लिमिटेड है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कंजम्पशन बढ़ने की ही उम्मीद है, और अगर रेट कट और आती है आगे चल के फेड से, तो बेनिफिट सेक्टर को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि बाई ऑन डिप्स का आपको प्रयोग करना चाहिए। और एज ए डिस्क्लोजर, आईटी फंड्स और आईटी सेक्टर में हमने तो क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करने के लिए बोला हुआ है, और वो लोग कर भी रहे हैं। तो खाली एक स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल सेक्टर पे ही मैं बुलिश हूँ। ठीक है। विवेक जी, अगला जो सवाल होगा वो भी आपसे होगा, और वो होगा एक्सिस बैंक को लेकर, क्योंकि एक नेगेटिव खबर आई है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है एक्सिस कैपिटल, उसको सेबी से झटका लगा है, और झटका ये कि डेट सेगमेंट में मर्चेंट बैंकिंग जैसे जो काम करती है, या फिर अरेंजर हो गया, या फिर अंडर राइटर हो गया, ये सारे काम ये कर नहीं पाएगी। हालांकि एक्सिस बैंक ने कहा है कि कोई ज़्यादा मटेरियल इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल्स पर इसके चलते आएगा नहीं। आप के हिसाब से ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है? खबर अगर इम्पैक्ट नेग्लिजिबल भी है, लेकिन खबर क्या है कि सेंटिमेंट को खराब करती है, और ये दर्शाती है कि मैनेजमेंट या फिर प्रोसेसेस, जो हम थोड़ी देर पहले आईआईएफएल फाइनेंस की बात कर रहे थे, वहां पे जैसे वो एक सेंटिमेंट डेंट होता है ना, या फिर कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है मैनेजमेंट पे, वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि एक दिन का छोटा मोटा डिप देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी मतलब 5 लार्ज बैंक्स है, यहाँ पे पांचों में अंडर वैल्यूएशन, और मैं तो बहुत बुलिश हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे। मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने और 1 साल में आपको दिखेगा कि ये सेक्टर सबसे ज्यादा रिटर्न भी आपको दे के निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म छोटा मोटा नेगेटिव हो सकता है एक्सिस बैंक पे, लेकिन मटेरियल इम्पैक्ट है नहीं। यहाँ पे भी वापस ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, जैसे आईएफएल ने किया है, या फिर जेएम का चल रहा है। धीरे धीरे करके वापस ये लोग क्लीन चिट जब तक मिले तब तक ठीक है, लेकिन ओवरऑल दिक्कत की बात कुछ नहीं। ये एक्सिस बैंक को लेकर है, लेकिन चूंकि बैंकिंग शेयर फोकस में भी है, निफ्टी बैंक भी एक्शन दिखा रहा है, और खबरें भी उस तरह की आ रही हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर भी हो सकता है कि आज गैप के साथ ओपन करें, क्योंकि जो इनके एमडी एंड सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, उनके रीअपॉइंटमेंट को आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, और 3 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट हो गया, यानी कि दिसंबर 2027 तक अपने पद पर वो बने रहेंगे। वैशाली जी, जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर व्यू दीजिए। देखिए, फंडामेंटली जब हम बातचीत करते हैं तो अच्छी बातें ही सुनने को मिलती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। भाव के लिहाज से जरा बताइए, आपको कितना मूव दिख रहा है शेयर में? देखा जाए तो ये बैंक ने कुछ करा ही नहीं है। काफी समय से हम ये बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, बट देयर इज हार्डली एनी मूवमेंट। अभी आज अगर ये स्ट्रेंथ के साथ खुलता है 75.50 75 60 76 ले लीजिए, 76 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर 76 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो देन इट इज कमिंग आउट ऑफ द शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन, और फिर 80 की नेक्स्ट टारगेट की उम्मीद रख सकते हैं। सो टिल देन आई थिंक स्टेप बाय स्टेप व्यू बनता रहेगा। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर ये व्यू। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए चाइना से हालांकि आज एक थोड़ी सी नेगेटिव हम कह सकते हैं, मतलब उनका लोन प्राइम रेट के जो दरें थी उसमें कोई बदलाव नहीं उन्होंने किया है। उम्मीद थी कि कोई शायद बदलाव होगा, कोई रेट कट आएगा। आप ये बताइए कि जो मेटल स्टॉक्स हैं, अगर किसी को ट्रेड लेना हो, जेएसडब्ल्यू स्टील का तो नाम हम सुन रहे हैं, उस पर एक तरह से कंसेंसस बिल्ड हो गया है। उसके अलावा कोई दूसरा शेयर जहां पर आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हो? जी देखिए, पूरा मेटल्स पैक में काफी लाइमलाइट में था, बट अगले 3-4 दिन का आप एक्शन देखे तो अब थोड़ा सा जो है मुनाफा वसूली देखने को मिला है। बहुत सारे काउंटर्स में थोड़ा सा डल है, रेंज बाउंड सिनारियो वापस बिल्डअप होता दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे चुनाव करना है कि कौन सा स्टॉक सही है, तो एक तो आप वेदांता देख सकते हैं, तो मेटल्स एंड माइनिंग्स में है, बट
आज ओपनिंग में भी मैंने ये रिकमेंडेशन रखा है दर्शकों के लिए। तो ये सबसे बढ़िया अगर पूरा मेटल पैक में मुझे चुनना है तो फिलहाल वेदांता लग रहा है। और अगर ये छोड़ के आपको दूसरा देखना है तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील भी बेस बनाने की खोज में है। थोड़ा प्रीएम्पशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक कोई मोमेंटम बाय वाले सिग्नल नहीं है, तो आपको बाय और होल्ड वाली रणनीति बनानी पड़ेगी टाटा स्टील में। पर एक एक्सपेक्टेशन है कि 140 145 कहीं ना कहीं एक बेस आउट सिनारियो हो सकता है। और अगर आप ये ट्रेड में थोड़ा सा समय दे 3 से 4 महीने होल्डिंग का, तो ये स्टॉक में आपको रिवर्सल मिल सकता है, जहां पे स्टॉक 165 या 170 छू सकता है। तो फिलहाल अगर मोमेंटम चेस करना है तो वेदांता के साथ रहिए। बाकी मोमेंटम वाला काउंटर फिलहाल तो कोई मेटल्स में मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, वेदांता को लेकर कन्विक्शन है और टाटा स्टील के लिए जो टारगेट बता रहे हैं अक्षय, उस टारगेट को छू के ये शेयर नीचे आया हुआ है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां तक फिर से पहुंचने की कोशिश करेगा। और बाकी और भी कुछ एक्सपर्ट्स इसको लेकर अपनी बढ़िया व्यू दे रहे थे टाटा स्टील को लेकर। फिलहाल 150 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। चलिए 9 बजे हैं और हमारे सहयोगी शरद दुबे तैयार हैं आपके लिए वो शेयर लेकर जिनमें आज बाजार खुलने के बाद एक्शन जरूर दिखेगा। 9 के नवरत्न लेकर शरद हाजिर हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे बहुत सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है। आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस जो है लिफ्ट कर दिए हैं उनके गोल्ड लोन बिजनेस को लेके, और हमने जो है जून 7 को बताया भी था जब उनकी स्पेशल ऑडिट कंप्लीट हो गई थी कि जल्द ही ये जो है अप्रूवल या लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस देखने मिल सकता है। ये कर्व्स जो थे मार्च 2024 में पुट किए थे और ब्रोकिंग हाउस के अपग्रेड्स भी आने लगे हैं। जाइडस लुपिन के, लेकिन वहाँ पे अगर बात करें दोनों कंपनीज़ के लिए एक सेटबैक आया है। माइबेट्रिक लिटिगेशन में जो है उनको प्रेशर देखने मिली है और दोनों ही स्टॉक्स में थोड़ी जो है कह सकते हैं डाउनग्रेड्स देखने मिल सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ अपनी 30,000 मिलियन टन पर एनम की एडवांस्ड कार्बन की कैपेक्स कंप्लीट की है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। हुडको हमारा चौथा स्टॉक, यहाँ पे लगभग 25% अपनी लोन असिस्टेंट जो है इनका बढ़ सकता है, 1 लाख करोड़ का आंकड़ा छू सकता है पीएमए अर्बन 2.0 स्कीम को लेके। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। फिनिक्स मिल्स हाईएस्ट बिडर रहे हैं 2 प्राइम सेंट्रिक प्लॉट्स मोहाली में, जहाँ पे ये लगभग आप कह सकते हैं 900 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो यहाँ पे आरबीआई ने जो है अप्रूवल दे दिया रीअपॉइंटमेंट के लिए वी वैद्यनाथन को, जो अगले एमडी सीईओ बनेंगे। और याद रखिए ये 2027 तक लागू होने वाला है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है ये। एनटीपीसी बोर्ड ने अप्रूव दे दिए इन्वेस्टमेंट्स, लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स है और ये 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को लेके है। 8वां स्टॉक एक्सिस बैंक रहेगा। सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ है कि सेबी ने एक्सिस कैपिटल को बाहर कर दिया मर्चेंट बैंकिंग के ऑपरेशंस डेट सेगमेंट में, बट एक्सिस बैंक ने क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई इम्पैक्ट मेन बैंक में नहीं पड़ेगा और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन भी जो है 1% से नीचे है। आखिरी स्टॉक रहने वाला है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। यहाँ पे इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड कर दिया है सेल पे, पहले ये होल्ड रेटिंग था और टारगेट प्राइस रखा है 4050 रुपीज़ पर शेयर। और वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वहाँ पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रही है और आगे जाते हुए जो है मार्जिन वॉलेटिलिटी ज़रूर इंडस्ट्री में देखने मिल सकता है। ओवरऑल जो है अगले 3 साल में जो है 3 साल में जो ग्रोथ आई है वो उतनी एक्साइटिंग नहीं देखने मिल सकती है। तो ये अहम स्टॉक है जिस पे आज फोकस रहेगा और यही हमारे 9 के नवरत्न हैं। शरद, आज के 9 के नवरत्न लिस्ट सामने रखने के लिए और कई सारे काउंटर्स पे हमने चर्चा तो की ही, पर आज कोल इंडिया भी फोकस में रहेगा क्योंकि देखिए आज जो मैक्वेरी की मेटल्स पे रिपोर्ट आई है उसमें एक जिक्र कोल इंडिया का भी है, जहां पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए जो है अपने टारगेट्स 465 से बढ़ाकर अब 541 कर दिए हैं। साथ ही इनका कहना है कि जिस तरीके का कंपनी का कॉस्ट का फोकस है, जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जो करीब 5% की डिविडेंड यील्ड है, ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं मौजूदा स्तरों पे मैक्वेरी को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एक बार वैशाली आपसे समझना चाहेंगे, देखिए 500 के जब नीचे फिसला था तो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको हाईलाइट भी किया था, सेल कॉल्स भी दी थी, हमने भी उनको हाईलाइट करवाया था, पर अब वैशाली क्या यहाँ से एक तगड़े रिबाउंड के लिए तैयार है कोल इंडिया या फिर उस संकेतों के लिए थोड़ा सा वेट करें? सो आई वुड से कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा करेक्शन आया है और कंसोलिडेशन में है। सो 475 का एक बेस बन चुका है और 500 का नियर टर्म रेजिस्टेंस है, तो एक ट्रेड जरूर बन सकता है 475 के स्टॉप लॉस के साथ। नियर टर्म टारगेट 500। ओनली अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक 510 के ऊपर सस्टेन करता है, वी कैन से इट इज बैक ऑन ट्रैक और एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो कोल इंडिया अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है
तो जो है एक अच्छी तेज़ी जो है फ़िलहाल हमें देखने को मिल सकती है। 0.5% की तेज़ी के साथ शुरुआत करने की तैयारी में, और इसके अलावा कई सारे मेटल काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, जिसमें JSW स्टील, जिंदाल स्टील, साथ ही हिंडाल्को जैसे कुछ स्टॉक्स हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जिनका मेंशन है। एक और काउंटर जिस पे नज़र है वो है मैनकाइंड फार्मा। यहाँ पे इन्वेस्टिक ने कवरेज की शुरुआत की है, हालांकि टारगेट प्राइस 3300 के दे रहे हैं। एक बार अक्षय आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया था, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है ये उन लेवल्स पे, पर बड़े टारगेट्स यहाँ पे कौन से ध्यान में रखे? थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही स्ट्रांग है मैनकाइंड फार्मा का। बस शॉर्ट टर्म में हल्की सी एक रेंज बिल्ड सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है 2400 2500, और ये शॉर्ट टर्म टेम्परेरी दौर है, और ओवरऑल ब्रॉडर प्राइस सेटअप स्ट्रांग होने के चलते मेरा मानना है कि स्टॉक वापस एक जो है मोमेंटम पकड़ने की तैयारी में है। तो बिल्कुल आपको बाय करना चाहिए, या अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। स्टॉक में मेरे हिसाब से 2500 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम गेन होगा, जिसके चलते 2650 से 2700 के टारगेट आपको जल्दी बनते हुए दिखेंगे। तो होल्ड या बाय ये व्यू बनेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस बनाने हैं ट्रेड में तो बनेगा 2360 का, और कुल मिला के 2650 तक एक शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ शेयर्स और पता कर लेते हैं, क्योंकि अब मार्केट खुलने को ही है। ऑलमोस्ट 2-2.5-3 मिनट रह गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बार ज़रा चेक करवाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ चेक करेंगे एक बार? अक्षय आप ही चेक करें। डिम्पी जी 2900 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। मेरे हिसाब से जुलाई महीने से बार बार अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक टेंडेंसी है। जब भी स्टॉक 2900 छूता है वहां से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ डिलीवरी बाइंग देखने को मिलती है। रिसेंटली 5-6 दिन के पहले भी यही देखने को मिला था। कल एक अच्छा उछाल किया था डे ट्रेडिंग में रिलायंस। तो मैं यहाँ से तो शॉर्ट टर्म रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। बाय करने की रणनीति बनाएंगे। 2939 का क्लोजिंग था, यहाँ से स्टॉक चलता है तो 3000 ये आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स बनेंगे। और ओवरऑल स्लाइटली मीडियम टर्म के लिए जो रिसेंट स्विंग हाई था 3050 तक ये स्तर छू सकता है। तो 3050 ओवरऑल मेरा टारगेट एरिया है। स्टॉप लॉस 2900 के नीचे है, और बाय करने की सलाह दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, 4 मिनट के बाद मार्केट, 3.5 मिनट के बाद मार्केट खुल जाएगा। लेकिन आज देखेंगे पहले 3-4 शेयर ना आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर हम स्टॉक एक्सप्रेस की शुरू कर रहे हैं। वो मेटल्स के खुल रहे हैं। JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सभी के सभी मेटल शेयर्स के अंदर आज आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। तो मेरे को लग रहा है कि आज मेटल्स का थोड़ा दबदबा रहेगा। तो आज स्टार्टिंग में ना मेटल शेयर्स को आप जल्दी से चेक कर लेना, कहीं कोई ट्रेड बनेगा तो आपके सामने बात रखेंगे। विशाली, हिंडाल्को खुलते प्लस कर लूँ क्या? एक बार जरा चेक करोगे आप? खुलते प्लस करो हिंडाल्को। मेरा ध्यान हिंडाल्को पे ही था। आई थिंक ले सकते हैं। 680 का भी सपोर्ट रहेगा। 692 पे प्री ओपनिंग है, तो आई थिंक ये तैयारी करेगा 700 720 का। 720 तक का टारगेट डालो इसमें, 680 का एक स्टॉप डालो, स्टैंपिंग लगाओ, फटाफट से स्टॉक एक्सप्रेस की वाइब के साथ ये सारे शेयर्स डालते जाओ। खुलते ही क्या पावर ग्रिड को भी प्लस किया जा सकता है? स्लो मूवर है विशाली, लेकिन क्या खुलते प्लस करूं? है स्लो मूवर, ये कंडीशन है। आई थिंक जरा वेट करते हैं। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, बिकॉज कुछ इट्स जस्ट अ रेंज बाउंड, तो ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कुछ दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, डन। दूसरा एक शेयर है बैंकिंग का, अक्षय पिभागो, जरा जल्दी से आप चेक करना, वो है फेडरल बैंक। खुलते प्लस करो फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का एक हल्का सा रेंज बनता हुआ दिख रहा है। रेंज का अपर एंड का ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है स्टॉक, वो है 188 पार करता है तो आप जरूर बाय कीजिए, पर शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाइए 195 तक। तो बिल्कुल बाय करना है, पर थोड़ा सा एक जो लेवल मैंने कहा है 190 के ऊपर वो क्रॉस करने दे। मोमेंटम गेन आपके साथ रहेगा तो जरूर बाय करना है। 190 के ऊपर 184 का स्टॉप लॉस, 195 197 ये टारगेट एरिया। IFL फाइनेंस करीब 10% ऊपर खुल रहा है, इतना ही मेरा अनुमान था कि 7-8% तो कम से कम खुलेगा। 10% ऊपर खुल रहा है विशाली, और प्लस करना है क्या? खुलते ही 20% का सर्किट है इसका, 10% ऊपर खोल रहा है। कौन सा स्टॉक आप बात कर रहे हैं? IIFL?
IIFL फाइनेंस जिस पे मेरे न्यूज़ ख्याल है। से आई थिंक लेना चाहिए, पार्शियल लीजिए, पार्शियल अगर डिप आए तो लीजिए। ठीक है, पार्शियल प्लस किया जा सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत पोजीशन इस 10% की गैप के बाद भी ली जा सकती है। ध्यान रखा जाए 20% का गैप है इसके अंदर। मार्केट ओपनिंग की कर रहा है तैयारी और 1 मिनट बाद मार्केट ओपन हो जाएगा। मैं लेवल्स के हिसाब से आपको और नोटिस कराता हूँ कि निफ्टी की आज की फ्रीज लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए 110 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, आज फ्रीज हुआ है, मतलब ये आपको कल भी नहीं था, ये आपका परसों भी नहीं था। तो मार्केट के अंदर जो आज फ्रीजिंग लेवल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और 25,500 के ऊपर भी हम आज ओपन कर रहे हैं, विद गैप ओपन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं मैं बोलूँगा मार्केट के अंदर, जो आज आपको आते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट यही लेवल से कल हम रिवर्सल हुए थे, आज इसी लेवल पे फिर से खुल रहे हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको और वेट करनी है। अगर ये नई ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है, यानी कि नए लेवल्स पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशंस को कैरी करके रखना। आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 400 को भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने कल 400 के ऊपर क्लोज किया, आज गैप कर रहा है 500 के ऊपर, तो 400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो। दूसरा, बैंक निफ्टी 53,200 के ऊपर खोल रहा है, 53,500 का रास्ता खुलेगा। आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 52,800 अगर रखना है तो ठीक है, नहीं तो 53,000 भी रख सकते हो, जिनको नई पोजीशन है 198। लेकिन ध्यान रखा जाए कल इन्हीं दोनों लेवल से वापस घूमे हैं मार्केट, तो ये पहले 10-15 मिनट देखने वाले लेवल्स हो जाएंगे। लेकिन आज की ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये मैं कह सकता हूँ ओपनिंग के लेवल्स के हिसाब से। चलिए, मार्केट के अंदर बेल बजी है और करीब 1400 शेयर के एडवांसेस के साथ मार्केट की ओपनिंग। 275 शेयर इस समय डिक्लाइंस के अंदर दिख रहे हैं, 117 पॉइंट्स की बढ़त और इस समय 25,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर दिखेगा। बैंक निफ्टी 53,200 के ऊपर ट्रेड है, 226 पॉइंट की बढ़त के साथ ये आपको अच्छे से चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स आज खुला है वापस से 7% का पहला टिक, अभी 1.5% नीचे है। इंडिया विक्स डिस्टर्ब नहीं करेगा इस पूरी रैली को, ये इंश्योर आप समझ लीजिए, जब तक 13.5-14 पार नहीं करता। अभी भी 1.5% की गिरावट के साथ इंडिया विक्स से समय ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं आज के बढ़ने वाले कौन कौन से शेयर हैं। अच्छा, पहले वो 5 शेयर भी जरा नोटिस करवा देना, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जरा स्क्रीन पे जल्दी से दिखाते जाइए। करीब 11 रुपये ऊपर होगा, HDFC करीब 6 रुपये ऊपर होगा। इसके अलावा आप TCS, इन्फोसिस, HUL ये सब भी दिखाना, ठीक। TCS आधा % ऊपर है, सेम विद इन्फोसिस करीब आधा % ऊपर है। L&T और HUL और दिखा दो, HUL करीब आधा % ऊपर है, और एक L&T और दिखा दो, L&T, तो आप वो भी देखोगे आधा % ऊपर है। इसमें से जितने भी शेयर मैंने फायर किए हैं किसी में भी लाल निशान नहीं है। मार्केट आप देखोगे अपने स्ट्रॉन्ग नोट पे खड़ा हुआ है, 1700 एडवांसेस लेके, रेशो ठीक है, पॉइंट्स ठीक है, 25,500। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, यहीं से कल फिसला हुआ है। बस ये एक बार पार हो जाए तो फिर नए लेवल्स की तरफ मार्केट कूच कर जाएगा। फिलहाल थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ओपनिंग ही उसकी उसी जगह पर आके हुई है जिस जगह पर आके रेजिस्टेंसेज है, बट ओपनिंग अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है मार्केट बताने के लिए। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, निफ्टी का कौन कौन सा स्ट्रेंथ दे रहा है शेयर्स, मैं जरा पहले वो बताता हूँ। निफ्टी के टॉप गेनर्स, JSW स्टील अब हो चुका है 2.25% ऊपर, हिंडाल्को 1.25% ऊपर, M&M 1.5% ऊपर, ONGC 1% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर। तो आज थोड़ा मेटल लेड रैली दिख रही है मार्केट के अंदर, और उसमें थोड़े बहुत ऑटो स्टॉक्स भी आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर। IIFL करीब 10% ऊपर है और इसमें 20% का सर्किट है। 10% ऊपर आने का रुक सा गया है शेयर, देखते हैं और पोजीशंस क्या बनती है। फिलहाल वैशाली ने कहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत पोजीशंस लेना चाहें तो बिल्कुल उसको भी ट्राई कर सकते हैं। आज का जो वीक काउंटर है एक IT का है, LTI माइंड्री, उसके अंदर शुरुआती कमजोरी है, निफ्टी के टॉप काउंटर्स में से एक है वो। आ जाते हैं जरा और शेयर्स पे। आज BSC ने फिर से 2% अपने आप में जोड़ लिए। जुबिलेंट फूडवर्क ने हरा निशान दिखाने के बाद साल का हाई टेस्ट किया। ICICI बैंक ने हरा निशान दिखाने के बाद साल का हाई टेस्ट किया। इसके अलावा वोल्टास ने भी साल का हाई टेस्ट किया हुआ है आज का। इन्होंने शुरुआत में हरे निशान दिखाए, अभी ये फ्लैट हो चुके हैं, अभी कुछ खास बड़ा मूवमेंट में नहीं है, बट इन्होंने साल का हाई टेस्ट खुलते ही किया है। BSC जैसे मैं बता रहा था 2% ये भी ऊपर है, और एक और भी प्लेटफॉर्म है जो मनी ट्रांजैक्शंस का प्लेटफॉर्म है, वो है Paytm, वो भी करीब 1.5% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। कुल मिला के मार्केट के अंदर एज सच कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। अभी भी 100 पॉइंट की बढ़त निफ्टी के पास है और बैंक निफ्टी के 95 पॉइंट की बढ़त है। ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस, इन तीनों को वॉच लिस्ट में डालिए, स्पेशली कोटक को भी डाल रखते हैं तो ये ठीक लगेंगे आपको। अगर ये ठीक हैं
तो फिर बैंक निफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर थोड़ा बैंक निफ्टी में आएगी प्रॉब्लम। सेक्टोरल चर्निंग दिखाता हूँ आपको मैं, जरा सेक्टर्स का हीट मैप आप लेके आती जाइएगा ताकि आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा। आज के हीट मैप में जो स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है मेटल्स है। इसके अलावा रियल एस्टेट का इंडेक्स भी करीब 1% आपको ऊपर दिखेगा। स्पीड से दिखाते जाइएगा, जो जो इंडेक्सेस मैं बोल रहा हूँ उसी इंडेक्सेस के हीट मैप उन्हें तो फिर अपनी तरफ से भी दिखा सकते हैं। फिलहाल इंडिया विक्स के अंदर जो ओपनिंग हुई है, मैं जरा इसको भी एक बार नोटिस वापस से करा देता हूँ जब तक वो प्लेट आना शुरू होगी। इंडिया विक्स में करीब आधे % की बढ़त अभी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंडिया विक्स 13.5 के बाद ही डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। अभी 12.5 पे है, अभी भी 1% इंडिया विक्स और अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, अभी तक तो नहीं दिख रही है। थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी इस तरह से आएगी, वो स्वाभाविक है क्योंकि आपने लैंडिंग उसी जगह पे की है कल जहाँ से आपका रिवर्सल हुआ है। तो आज भी अगर वहीं से रिवर्सल हो जाए तो कोई हैरानी नहीं है। टेक्निकल्स का बेसिक फंडामेंटल्स है कि जब तक आप उसको पार नहीं करोगे नई बढ़त नहीं आएगी। ये फार्मा का इंडेक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊपर बायोकॉन, डेविस लैब, टोरेंट फार्मा, ये सभी के सभी तेज़ हैं। ल्यूपिन पे आज सिर्फ 1.4% तक की बढ़त है, गिरावट है। अदरवाइज ज़्यादातर शेयर्स आपको फार्मा के ठीक दिखेंगे। बैंक में इंटरेस्टिंग मेरे लिए जो है ना सबसे नीचे वाली लाइन है एक्चुअली में कोटक, आईसीआईसीआई और एक्सिस, इन तीनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये हैं बट इनका परसेंटेज थोड़ा स्पार्क आना चाहिए, कम से कम 1% तो आए ऊपर, तो अभी वो एब्सेंट है, इसलिए थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपरी इस तरह से दबाव आया और बैंक निफ्टी में मामूली से सिर्फ 40 पॉइंट की बढ़त रह गई है। एनएससी पावर हीट मैप अभी आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं, पावर कंपनीज में भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। इसमें सबसे अच्छे शेयरों में से एक एनटीपीसी, टोरेंट पावर, ये कुछ एक शेयर हैं। ये आईटी का हीट मैप है, इसमें इन्फोसिस अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो रहा है, टीसीएस ऑलमोस्ट फ्लैट हो रहा है और बढ़ने वाले शेयर में परसिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंस, एम्फेसिस, ये शेयर हैं। ध्यान रखा जाए ओरेकल फाइनेंस कई दिनों से बहुत तेज़ी से टूटा, आज वापस पुल बैक आ रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस को पूरा कर रहा है। दूसरा सबसे अच्छा इंडेक्स आज के रेट में जो चल रहा है वो है रियल एस्टेट का, इसलिए रियल एस्टेट के काउंटर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और सबसे कम बढ़ने वाला शेयर भी करीब 0.5% ऊपर है, सबसे कम बढ़ने वाला शेयर भी 0.5% ऊपर है और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला जो सेगमेंट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है मेटल्स। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% ऊपर है और इसके अलावा बड़े शेयर जितने भी आप देख पा रहे हैं, सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल, इस सब में 1% से ज़्यादा की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिखेगी। ये ऑटो का इंडाइसिस आप आपकी स्क्रीन पर हैं। सेक्टोरली जो सेक्टर्स मैंने आपको बताया वो आप नोटिस करके रखिएगा। खैर धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक ने अपनी सारी बढ़त खो दी है और वो अब सिर्फ 10 पॉइंट ही बढ़त के साथ रह रहा है 53,000 के ऊपर। ध्यान रखा जाए 53,300 एक रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि ऑल टाइम हाई एरिया भी है, ये रेजिस्टेंस एरिया भी है, रिवर्सल एरिया भी है जिस पे कल भी रिवर्सल हुआ था। सेम निफ्टी बैंक जैसे ही 25,500 के ऊपर जाएगा, ये रिवर्सल एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और यहाँ से वापस भी आता है। इन दोनों लेवल्स जो मैंने आपको नोटिस कराएं आप गौर से आज देखते रहिएगा। मेरे हिसाब से फ्राइडे के दिन अब कुछ नहीं होगा, मॉर्निंग का जो भी एडजस्टमेंट्स होनी है वो काफ़ी हद तक पहले 5-10 मिनट में हो रही हैं। अब मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा और 2% का इंडिया विक्स बढ़ के ये इंडिकेट भी कर रहा है कि बाजार बहुत ऊपर तो नहीं जाएगा, बहुत नीचे भी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए अब मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी और आपको बताएंगे आज के ओपनिंग के सौदे कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। तो बाजार की अच्छी शुरुआत है, निफ्टी सेंचुरी लगाकर 25,500 के स्तर को फिर से रीगेन कर लिया है और निफ्टी है 53,000 के ऊपर, 800 अंकों की बढ़त है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया है, 500 शेयर हैं कमजोरी वाले और उसके मुकाबले करीब 1700 शेयर मजबूती वाले दिख रहे हैं और निफ्टी में सिर्फ 6 शेयर कमजोर हैं, 44 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और मजबूती में मेटल का दमखम पूरा बाजार में दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। शुरुआत करेंगे अक्षय जी आपसे, बताइए ओपनिंग ट्रेड क्या लेना है अभी? जी ओपनिंग ट्रेड में आप टाटा पावर क्षेत्र से है तो 440.7 का करंट मार्केट प्राइस है, 6-7 दिन एक रेंज में है तो सपोर्ट बेस पे ही है स्टॉक और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल स्टॉक में 475 तक शॉर्ट टर्म में उछल सकता है, डे ट्रेडिंग में 455 तक भी चल सकता है। तो टाटा पावर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 429 का और 457-460 टारगेट एरिया बनेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए।
ठीक है, 460 468 का ये टारगेट बन जाएगा टाटा पावर में। शुगर में बलरामपुर चीनी ने शुरुआत अच्छी की है अक्षय जी, 600 रुपए के ऊपर गया है शेयर, 3% के आसपास की मजबूती है। बलरामपुर चीनी को प्लस कर लें अभी? जी, रेजिस्टेंस पे है। अगर आप डे ट्रेडिंग में प्लस करना चाहते हैं तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 600 के आसपास, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ ये लेवल है। बाकी अगर आपका डे ट्रेडिंग का नजरिया नहीं है, आप बाय एंड होल्ड की रणनीति बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये 6-7 रुपए एंट्री के कोई मायने नहीं रखते। तो बिल्कुल ओवरऑल प्राइस सेटअप स्ट्रॉन्ग है। 650 670 ये मेरा प्राइस एक्सपेक्टेशन है। बस थोड़ा समय देना पड़ेगा, 10-15 ट्रेडिंग सेशन मिनिमम आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। तो बाय करना है बलरामपुर चीनी। अगर हल्का सा डिप भी ऑफर होता है आपको 585 587 के आसपास, तो और बेहतरीन रेट रहेंगे। 560 का सपोर्ट बेस है, उसके नीचे स्टॉप लॉस, और 650 660 के करीबन ये टारगेट एरिया से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 650 660 ये टारगेट आपके लिए होगा बलरामपुर चीनी में। आज जैसा कि डिप्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि बाजार में मेटल के अलावा जो एक सेक्टर मजबूत है वो है रियल एस्टेट का। डीएलएफ भी आपको ऊपर देखिएगा दिग्गजों में, और मैक्रोटेक में भी हम ठीक ठाक मोमेंटम देख रहे हैं शुरुआती सत्र में। मैक्रोटेक पर जरा आप व्यू दीजिए, या फिर दोनों बताइए अक्षय जी, मौके कहां पर बेहतर हैं? डीएलएफ थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, और मैक्रोटेक की अगर हम पिछले हफ्ते भर से 10 दिन से चाल देखेंगे तो एक तरफा मूव है। देखिए, डीएलएफ टेक्निकली जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो मैं कहूंगा कि एक निवेश करने वाला स्टॉक है। बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से फरवरी महीने से एक रेंज के दायरे में फंसा हुआ है, पर 800 एक बहुत ही स्ट्रांग बेस बन चुका है और स्टॉक कभी लॉन्च करने की तैयारी में है। बस समय की देरी है। तो आपको इसमें एक्यूमुलेट करके स्टॉक रखना है। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 950 से 1000 बनते हुए दिखेगा 3 to 5 मंथ्स की अवधि में। तो डीएलएफ बाय करना ही है, पर पोजिशनल व्यू है। और अगर आप मोमेंटम चेज करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है, तो फिर मैक्रोटेक वो सब ट्रेडिंग पैरामीटर्स में फुलफिल होता है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है 1310, ये एक कंडीशनल बाय एरिया है। वो ब्रेक करते ही आपको मोमेंटम मिल जाएगा स्टॉक में, जिसके चलते 1420 तक छू सकता है। कंडीशनल बाय है तो थोड़ा सा एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। 1400 1405 का 1405 का ब्रेकआउट होने दे, उसके बाद आप एंट्री करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1275। टारगेट एरिया 1420 बनेगा मैक्रोटेक में। ठीक है, 1420 का टारगेट बनेगा आपके लिए मैक्रोटेक के लिए, यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स के लिए। वोडाफोन आइडिया का शेयर लेकर आइए। कल भारी पिटाई के बाद आज भी किसी राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। शेयर थोड़ा सा और नीचे आया है, 10 रुपए के बेहद करीब आके कारोबार कर रहा है। और जो रिपोर्ट्स आई हैं वोडाफोन आइडिया पर यूबीएस की, यूबीएस ने कहा है कि जो फेयर वैल्यू है उससे शेयर नीचे है। हालांकि फेयर वैल्यू उन्होंने बताया कि 12 से 24 रुपए का फेयर वैल्यू है, लेकिन बाजार को यकीन नहीं हो रहा है इस पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नोमुरा ने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की कर दी है, लेकिन और लक्ष्य 15 का दिया है। शेयर है 10 रुपए के आसपास का। विवेक जी, देखिए दिक्कतें बहुत सारी हैं। सब्सक्राइबर खो रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का, अगर हम डेट को एजीआर को ड्यूज को मिला दें तो 2 लाख करोड़ रुपए का वो फिगर बनता है। नेट डेट टू अगर हम एबिडा की बात करें तो वो बहुत ही मुश्किल वाला दिखता है, और 5G को लेकर कोई हलचल नहीं है। तो मुश्किलें ही मुश्किलें दिख रही हैं। आप बताइए, जिसके पास है वो किस उम्मीद में होल्ड करे शेयर को? मतलब आपने इनफैक्ट सवाल में सब कुछ क्लियर कर दिया था कि नंबर्स रेशियोज वगैरह आप अगर कुछ भी देखो तो कुछ नहीं है। और कोई भी बिजनेस को क्या चाहिए अभिषेक जी? आपको देखिए, कस्टमर बेस आपको इंक्रीज होना चाहिए, वो कस्टमर बेस आपका ट्विडलिंग है। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो नहीं है। आपको अगर कंपनी में डेट फ्री होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो मतलब चारों ओर से आपको खाली नेगेटिविटी ही आपको दिख रही है। बस एक ही उम्मीद है कि आगे चल के मतलब सरकार ये नहीं चाहेगी कि डुओपोली रहे भारत में, और एटलीस्ट 3 कंपनी रहे। तो इसके कारण हो सकता है कि आगे चल के वोडाफोन और एमटीएनएल बीएसएनएल ये तीनों का मर्जर हो और एक कंपनी बने, और सरकार इसका जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट करके अपने पास रखे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए इस पॉसिबिलिटी के कारण और अगर नीचे जाता है तो आप इस पे एब्सोल्यूट लॉन्गर टर्म के लिए देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये बहुत क्लैरिटी के लिए बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला ट्रेड होगा। तो ऐसा इन्वेस्टर आप अगर फंडामेंटली देखो तो कुछ भी नहीं, आप तो बाजू में भी नहीं जाओगे।
जैसे मैंने कहा, खाली एक उस उम्मीद के कारण आप हाई रिस्क हाई रिटर्न का सौदा ले सकते हो। तो जितना आपकी क्षमता है पैसा खोने की, उतना ही लो बस। या हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट बन सकता है, और कुछ एक पॉसिबिलिटीज भी विवेक ने हाईलाइट करी। पर चलिए, इस बीच हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ चुके हैं। कुणाल कम आते हैं और चलिए उनका स्वागत करते हैं। कुणाल, बहुत अच्छा लगा आज हमारे साथ आप जुड़े। सबसे पहले तो कुणाल आपसे समझना चाहेंगे कि बाजार खुलने के बाद कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे है आपकी नज़र? तो मेरा ऐसा मानना है कि मेटल स्टॉक्स, मेटल सेक्टर पहला तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन सकता है ब्रेकआउट पे। मैं लास्ट 2-3 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि मेटल स्टॉक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ वापस आ चुका है। ये फर्स्ट फेज होता है जब एक सेक्टर ट्रेंड पिकअप करता है, उसके बाद में इवेंचुअली सारे स्टॉक्स लीडर्स एज वेल एज अंडर परफॉर्मर्स वो स्टेज बाय स्टेज ब्रेकआउट करते हैं। तो मेरे अनुमान से JSW स्टील, जिंदाल स्टील ये बेटर परफॉर्मर्स है, रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स। करंट लेवल से भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ इन स्टॉक्स पे, तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल JSW स्टील 975-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यहाँ पे 1040 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 950 का। जिंदाल स्टील जो कि स्ट्रॉन्गर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है मेटल पैक में से, 1015 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस पर भी मैं बाय सजेस्ट करूँगा। टारगेट रख सकते हैं करीबन यहाँ पे 1065 का, स्टॉप लॉस 985। कुछ और स्टॉक्स जो मिड कैप फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स वाइज। पहला है AB कैपिटल। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे वापस आ चुका है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है स्टॉक ने ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ से एक 15 to 20 पॉइंटर अप मूव का मेरा लक्ष्य रहेगा। 250 का यहाँ पे पोजिशन टारगेट, स्टॉप लॉस 224। ओके, तो चलिए AB कैपिटल यहाँ पर आप नज़र रखिए। देखिए, कल भी एक अच्छी खबर के दम पे हमने देखा था कि 3% तक का इसमें एक मूव आया था। हालांकि वो इतना सस्टेन नहीं किया, पर 220 के ऊपर बना हुआ था ये स्टॉक, और अब जब ये निकला है तो फिर से कुणाल का भरोसा इस पे आ रहा है। और साथ ही साथ मेटल काउंटर्स में चमक देखिए बढ़ती ही जा रही है। JSW स्टील अब 3% की तेज़ी दिखा रहा है, वहीं हिंडाल्को और टाटा स्टील भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में है। पर कोल इंडिया, हमने इसके बारे में राय भी ली थी, वैशाली हमारे साथ जुड़ी थी और हमने समझा था कि क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। एक भारी बिकवाली हमने ऑलरेडी देखी है, वहाँ पे भी अब लगभग 0.25% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कोल इंडिया भी धीरे धीरे फिर से 500 के लेवल्स के पास आ रहा है, देखते हैं कितना सस्टेन करता है। पर इस बीच सुदीप शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनका भी स्वागत करते हैं। और विनय रजानी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। एंड सुदीप, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक्स जो हैं आपके लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। सृष्टि, ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि आज मेटल स्पेस पे थोड़ा एक बाउंस बैक है, पर मेटल में भी काफी जो 6-7 नाम जो सामने आ रहे हैं सबसे टॉप गेनर्स हैं। मुझे लग रहा है वहां पे 1 या 2 स्टॉक्स खाली ज्यादा मेंशन करना चाहिए हमें, वो है JSW स्टील। अब JSW स्टील और हिंडाल्को। अब JSW स्टील की यदि बात करें हम, तो पूरा मेटल स्पेस जब पिछले 2-3 महीने में एक डाउनटर्न में था, सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो JSW स्टील का यदि हम वीकली और मंथली चार्ट देखें तो वो एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेजेक्टरी में था। तो मुझे लग रहा है हमें ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए, भले अगर वो सेक्टर डाउनटर्न में हो, बट वो स्टॉक अगर वो आउट परफॉर्म करता हो तो वहां पे एक अच्छा अल्फा बन सकता है। और मुझे लग रहा है JSW स्टील ये करंट लेवल से भी बाई किया जा सकता है, और 960 का एक स्टॉप लॉस रखे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। ऑन द अपसाइड 1010 से लेके 1025 के टारगेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पे JSW स्टील में आ सकते हैं आने वाले कुछ सप्ताह में। JSW स्टील, यहाँ पे आप नज़र रखिए। देखिए, आज हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स मेटल्स को ट्रैक ज़रूर कर रहे हैं, पर मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जानी को भी देना चाहूँगी। शायद कल वो हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी जो कॉल दी थी वो JSW स्टील पे थी। तो अगर वो देख रहे हैं तो उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर जी हाँ, मेटल पैक से आप आज नज़रें नहीं हटा सकते, ना ही सिर्फ ये निफ्टी के टॉप गेनर्स, बल्कि अभी एक और स्टॉक है जो कि है नाल्को, वहाँ पे भी थोड़ा सा मूव आना शुरू हुआ है। सुदीप, एक बार आपसे ही समझना चाहेंगे, क्या नाल्को इन स्तरों पे ऐड करना चाहिए या अभी इसमें इतना अच्छा प्राइस मूवमेंट और एक्शन नहीं है? सृष्टि, आज मॉर्निंग में नाल्को में थोड़ा मोमेंटम जरूर आ रहा है। कल लोअर लेवल से भी हमने देखा था कि बाइंग आया था, पर मुझे लग रहा है अगर हमें यहाँ पे एक सस्टेन्ड मूव, एक ट्रेंडिंग मूव खेलना है तो द स्टॉक हैज टू क्रॉस 187।
अब ये 2-3 बार हो चुका है। अगस्त में मेरे ख्याल से 27 अगस्त को, उसके बाद 16 सितंबर को स्टॉक 187 188 के लेवल से ही रिवर्स हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक को इसके ऊपर क्लोज करने देना चाहिए, एक बार सस्टेन करने देना चाहिए, फिर यहाँ से 196 200 तक के मूव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। पर ये 1-1.5% अगर छोड़ दे तो मुझे लग रहा है थोड़ा एक कंफर्ट जोन भी रहेगा ट्रेड करने के टाइम, और लोअर लेवल्स पे फिर एटलीस्ट वो पैनिक वाला सिचुएशन नहीं रहेगा कि हम वहां फिर से वही रेजिस्टेंस जोन से पलट रहे। तो मुझे लग रहा है 187 188 के ऊपर ही नैल्को में बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो क्लियर कट चला 185 के ऊपर ही अगर ये जाए और सस्टेन करे तभी आप नाल्को पे नज़र बनाए, ये राय आती हुई सुदीप की तरफ से। पर विनय भी हमारे साथ अब जुड़े हैं। विनय, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से आप ऐसे ट्रैक कर रहे हैं ओपनिंग के बाद, और कोई कॉल्स आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो फाइनेंस सेक्टर हम सभी जानते हैं पिछले 3-4 सेशन से जबरदस्त मोमेंटम है, और मुझे लग रहा है एक सेक्टरल शिफ्ट हो रहा है आईटी, फार्मा, एफएमसीजी में से एक फाइनेंस सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस एज वेल एज दी एनबीएफसी स्टॉक्स, ये 3 सेक्टर में एक जबरदस्त हमने एक सेक्टर में पार्टिसिपेशन देखा है, और मुझे लग रहा है ये आगे पोजिशनली अच्छा चलना चाहिए। उसी में से एक मुझे स्टॉक पसंद है आवास फाइनेंस। तो आवास फाइनेंस जो 1850 पे चल रहा है, कंटिन्यूड एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, और जब मार्केट गिर रहा था तब काफी रेजिलिएंट मूव दिखाई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, और एंटायर सेक्टर हैज बीन डूइंग वेल। तो मुझे लग रहा है कि सेक्टर की तेजी को ध्यान में रखते हुए और टेक्निकल सेटअप ऑफ आवास फाइनेंस का देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रेडिंग करने के लिए। तो 1850 के आसपास मुझे लग रहा है कि लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1830 का एक इंट्राडे के लिए होना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो 1800 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1830 का। और अपसाइड में आप इसमें टारगेट देख सकते हैं 1940 के करीबन। तो एक आवास फाइनेंस मेरी तरफ से एक तेजी का कॉल रहेगा। दूसरा जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो कंज्यूमर सेक्टर। तो कंज्यूमर सेक्टर जैसे कि एयर कंडीशनिंग कंपनीज, हमने देखा है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनीज लाइक हेवेल्स, तो हेवेल्स इंडिया मुझे काफी कन्विंसिंग सेटअप लग रहा है। इसने भी काफी रेजिलिएंट मूव दिखाया है, पूरे सेक्टर ने एक अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 3 महीनों में। तो हेवेल्स इंडिया को लॉन्ग करते चल सकते हैं। 1990 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। 1950 का एक इंट्राडे या 1-2 दिन का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो, और अपसाइड में 2075 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से 2 सेक्टर हैं, एक फाइनेंस सेक्टर और दूसरा है कंज्यूमर सेक्टर। और फाइनेंस में से आवास फाइनेंस मेरी पसंदीदा स्टॉक है, और कंज्यूमर में से मैं हेवेल्स में लॉन्ग करना चाहूंगा। अच्छे दोनों शेयर्स आपने नोटिस कराए। हेवल्स तो काफ़ी दिनों से चर्चा में भी है, डेरिवेटिव का डाटा भी इसका ठीक है। बलरामपुर चीनी के अंदर आज ओपनिंग अच्छी हुई है। कल आपको खबर भी बताई थी एथेनॉल वाली, हालांकि वो काफ़ी हद तक मेरे को डिस्काउंटेड लग रही है मार्केट के अंदर कि 5 रुपये तक एथेनॉल के दाम बढ़ाए जाएंगे। इस खबर को लेकर बाज़ार में काफ़ी बज़ है। और दूसरा मेरा ये डाउट चल रहा है उस खबर के साथ में कि भाई फेस्टिवल से पहले सरकार ऐसा कर लेगी, क्योंकि दिवाली जैसा बड़ा फेस्टिवल है साल का और उसमें शुगर की कंजम्पशन अपने चरम पर पहुंच जाती है, और उससे पहले अगर एथेनॉल के दाम बढ़ा दे 5 रुपये पर लीटर तो ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बलरामपुर चीनी आज 2% ऊपर है, 7% ओवाई एडिशन के साथ। एक बार इसका फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। कुणाल सर एक बार ज़रा चेक करके बताना बलरामपुर चीनी और कितना चलेगा। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है बलरामपुर चीनी में। जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं तो अगर रीसेंट हाइस की बात करें तो 625 के आसपास का रीसेंट हाई था, वहाँ से स्टॉक करीबन 10% करेक्ट कर चुका था। 570 के आसपास स्टॉक, 550 के आसपास स्टॉक ने एक लो बनाया था, और वहाँ से स्टॉक वापस 600 के लेवल्स पे आ चुका है। तो ये इंडिकेशन है कि स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे है। जो वीकली और मंथली चार्ट्स के अनुमान से मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक आने वाले शायद 6 महीनों से ज़्यादा 750 to 850 का लेवल्स भी क्रॉस कर सकता है। कॉल दिखाना बैंक डन। 5300 की कॉल बैंक निफ्टी की सितंबर वाली दिखाना, जो कि अब एक्सपायर होने जाएगी। वो एक्सपायरी है 25 तारीख की, 25th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, वेडनेसडे की। 53,000 की कॉल, 53,000 की पुट निफ्टी की। मेरे को लग रहा है दोनों गलने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के प्रीमियम काफ़ी हाई हैं, और अगर मार्केट यहीं साइडवेज हो गया खासकर बैंक निफ्टी तो दोनों के प्रीमियम्स बहुत अच्छे से हिट किए जा सकते हैं। ये कॉल है करीब 400 रुपये की, और इसके पास ट्रेडिंग डेज में आज का दिन है, सोम मंगल बुध का दिन है। 4 दिन में इस 400 रुपये की कॉल्स का
क्या हशर किया जा सकता है आप सोच लीजिएगा। दूसरा, इसकी पुट भी दिखाना, सेम स्ट्राइक की पुट होगा, कॉल की जगह बस पुट कर दो, इतना ही फ़र्क है। वो 260 रुपये की चल रही है। तो दोनों के एक्सरसाइज प्राइस काफ़ी बड़े हैं, यानी कि मोमेंटो काफ़ी अच्छे से ईट किया जा सकता है। विनय सर थोड़ी हेल्प करोगे, या तो कॉल खरीदें या तो पुट खरीदें या दोनों को राइट करें, कैसे ट्रेड लें, क्योंकि इन दोनों के एक्सरसाइज प्राइस काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है अगर कोई इन दोनों में राइटिंग करे तो। ज़रा रिकमेंडेशन चाहिए आपकी। अभी तक बैंक निफ्टी ने क्या है कि काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन पिछले 3-4 सेशन में जिस तरह का पार्टिसिपेशन आया है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जोन में एंटर हो चुका है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेडल करना बहुत रिस्की रहेगा यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि नीचे थोड़ा इंट्राडे डिप आती है 100-150 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, तो आप नेकेड कॉल ले सकते हैं। तो 53,110 जितना लेवल चल रहा है, अगर बैंक निफ्टी आपको 52,900 या 53,000 जितना दिखता है तो वहां पे आप 53,100 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी रहेगी। मेरा ओवरऑल आज इंट्राडे के लिए ये है कि अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे डिप देती है 100-150 पॉइंट की यहाँ से, तो आप नीचे के लेवल्स पे कॉल बाय करके चले तो आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये एक मोमेंटम जोन में एंटर हो चुका है और अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की और जाने की तैयारी है। कल 4-5 पॉइंट से मिस हो गया था स्पॉट लेवल पे, मुझे लग रहा है जल्दी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा। इंट्राडे में डिप आए तो उसमें 53,100 का कॉल आप बाय करके चल सकते हैं। डिप आए तो कॉल बाय करो बजाय राइटिंग के, यानी कि बेचो नहीं। विनय जी ये कह रहे हैं कि डिप आए बैंक निफ्टी में तो उसके बाद आप कॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, बेचना नहीं है। मैं आपको एक लेवल और नोटिस कराता हूँ, मैंने जैसे एल्गो से देख के बताता हूँ आपको, तो अभी बता रहा हूँ 65 लोग ऐसे हैं जो बाज़ार को नीचे कर रहे हैं, यानी कि निफ्टी को नीचे कर रहे हैं, और 42 लोग ऐसे हैं जो कि बाज़ार को यानी कि निफ्टी को ऊपर करना चाहते हैं। ये एक रेशो मैंने बताई। मैं बैंक निफ्टी की भी रेशो आपको इसी तरह से क्लियर कर देता हूँ। करीब 60 लोग ऐसे हैं जो नीचे कर रहे हैं और करीब 35 लोग ऐसे हैं जो कि ऊपर कर रहे हैं। तो रेशो अभी भी थोड़ा दबाव बनाने का बरकरार है, इसलिए आप देख पा रहे हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट लेता ऊपर आने का, लेकिन ऊपर पे सेलिंग आ रही है और वापस नीचे की तरफ धकेल दिए जा रहे हैं। तो ये क्योंकि प्रेशर का मैंने एक मोटा मोटी नंबर्स के हिसाब से आपके सामने बताया, अभी रेशो में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। चलिए ये पॉइंट नोटिस करवाने वाला था। अब आ जाते हैं जरा कुछ और लॉन्ग पोजीशंस जहाँ पर आज अच्छी बन रही है। IEX लेके आइए 228-230 तक तो हो गया। सुदीप अभी कितना और चलेगा ये IEX? ये 200 रुपये से चल के 230 कर चुका है। डिम्पी, मुझे लग रहा है जो सबसे IEX में मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग ही है और वीकली चार्ट भी यदि हम देखें तो ये चौथा हफ्ता है जहाँ पे स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी किया और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो एक रेजिस्टेंस जोन है जो 2022 अप्रैल का है, अब स्टॉक वहां पे अप्रोच कर रहा है 242-244 के आसपास। तो मुझे लग रहा है ये रैली एक बार 240-243 तक तो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ से 222-221 का अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। जो कल और परसों का 2 दिन का जो लो था 221 के आसपास का, वो एक इम्पोर्टेंट अब एक स्विंग सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर की तरफ 243 और 245 के लेवल्स मुझे लगता है आ सकते हैं। पर ये स्टॉक का अब एक रियल टेस्ट 245 के आसपास होगा, जहां पे वो जो अप्रैल 2022 वाला स्विंग है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, बस वो एक लेवल अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और क्या होगा कि ये जब लेवल आएगा तब हम ऑलरेडी पिछले 3 महीने में 160-65 से 240 तक का एक रैली स्टॉक में देख चुके हैं, तो थोड़ा कूल ऑफ भी होएगा हायर लेवल पे। तो ये एक ट्रेडर के लिए ये पोजीशनिंग लेना, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंडपॉइंट मुझे लग रहा है ये आखिरी के 4-5% आप अवॉइड भी कर सकते हैं और डिप्स की राह देते हैं और फिर एक व्यू ले यहाँ पे। आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट मार्केट को खुले हुए, लेकिन चर्निंग आप देखो कितनी टाइट रेंज में है। जो लेवल हमने ओपनिंग में देखे ना, उसके बाद से उन लेवल्स को देखने के लिए भी मार्केट को हिम्मत करनी पड़ रही है। आपने जब निफ्टी का ओपनिंग लेवल देखा था करीब 127 पॉइंट देखा था, अभी सिर्फ 44 पॉइंट है निफ्टी के पास, यानी कि निफ्टी ने ऊपरी स्तरों से करीब 80 पॉइंट खोए हैं और ये 80 पॉइंट को गेन करने में मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरा, बैंक निफ्टी के पास करीब 200 पॉइंट का गेन था, ये खुला भी 23-53-300 के ऊपर था। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल भी कहूँ तो मैं बता ही देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 235 पे खुला था, 235 खुला तब हाई बना था 300 का, 314 का, और यही एक रिवर्सल एरिया भी है क्योंकि कल भी यहीं से ही रिवर्स हो गया था, ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल से ही है।
तो अभी भी वो लेवल पाने में मार्केट को मेहनत करनी पड़ रही है। बट मैं विनय सर के साथ एग्री करता हूँ कि छोटा सा डिप आए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की कॉल्स को अपनी स्क्रीन पे लगा के रखो। मैंने 53,000 के स्क्रीन पे अपनी कॉल लगा रखी है, 412 रुपये की चल रही है, मोमेंटो होगा, एक्टिव होगा, बट मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा मेरे को और सस्ती मिल जाए। जितना सस्ता मैं ले पाऊँ मैं उतना सस्ता ले पाऊँगा। मैं एक काम आपके लिए भी कर देता हूँ, विनय सर से ज़रा पता कर लेता हूँ कि 412 की जो कॉल चल रही है इस समय 53,000 वाली, उसमें किस पॉइंट पे एंट्री की जा सकती है। विनय सर ज़रा गाइड कीजिए, किस पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं उस पर हम? क्या 360 का वेट करें? 360 रुपये के आसपास हम एंट्री कर जाएं इसमें? डिम्पी जी कौन सी स्ट्राइक बताई आपने? 53,000 की कॉल सर, 53,000 की बैंक निफ्टी 402 पे चल रही है अभी। 360 में मैं ऑर्डर डाल के छोड़ देता हूँ, आएगा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। जी तो बेटर है डेफिनेटली। प्रीमियम्स अगर यहाँ पे भी रहता है तो प्रीमियम्स थोड़े नीचे मिलेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू, और मुझे लग रहा है 350 360 इज एन प्रॉपर लेवल। तो वहां पे आपने जैसे बताया वो लेवल ठीक रहेगा। वो प्रीमियम में आपको ये 53,000 का कॉल मिल जाता है 25 सितंबर का, तो बेटर रहेगा। तो मुझे लग रहा है यस 350 से लेके 360 के लेवल ध्यान में रखने चाहिए। हालांकि सब कुछ ये अंडरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है और कितना टाइम लेता है, यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करता है बैंक निफ्टी रेंज में, उसके ऊपर प्रीमियम्स मूव होंगे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे अभी 401 के लेवल है, 50-60 रुपए यहाँ से नीचे मिलता है, तो दैट वुड बी अ नाइस लेवल टू टेक अ एंट्री इन कॉल पोजीशन। बिल्कुल सर, वहाँ पे इसलिए भी ठीक रहेगा क्योंकि आपका भी उसमें पॉइंट टेकन हो जाएगा कि देखिए थोड़ा डिप आया हुआ है, और उसके बाद एक, क्योंकि ये भी अब अगर आप इसको छोटे चार्ट पे डालेंगे इंट्राडे स्विंग के हिसाब से, तो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है 360। तो आप 360 की वेट करो, सौदा पंच करके छोड़ दो, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 10-15 रुपये नीचे का भले स्टॉप लॉस डाल देना जैसे आपको ठीक लगे। मेरे को लग रहा है 360 एक सही हिट मामला रहेगा इस स्ट्राइक का यूज़ करने के लिए। ये 53,000 वाली कॉल ध्यान रखिएगा, आज आपने नोटिस करवाया हुआ है। मिलेगा ट्रेड ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 400 पे नहीं लिया, सर ने कहा 360 पे लेना है, तो मैं आपको सिर्फ सेफ जोन में एंट्री करवा रहा हूँ। अगर नहीं मिलता सेफ जोन छोड़ देंगे। और वैसे भी चर्निंग का बाजार है, इसमें अपने मन को हावी मत होने दो, लेवल के साथ टिके रहो। मन बहुत करेगा कि अभी कॉल ले लेता हूँ, अभी पुट ले लेता हूँ, क्योंकि आपको आदत है कॉल पुट लेने की। मन को पकड़ के रखो क्योंकि इस समय चर्न कर रहा है बाजार। इसी चर्निंग में इतनी माहीन बारीकिंग कर रहा है, चर्निंग कर रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब में आप मार्केट के अंदर फंस भी गए हो। खैर कोई बात नहीं, मैं जरा राइटिंग वाले शेयर्स यानी कि आज के शॉर्ट शेयर्स में से कुछ जरा छांट के आपके सामने रखता हूँ। एक बार जरा आप वो भी देखिएगा कि कहाँ पे आज शॉर्टिंग थोड़ी अवेलेबल हो रही है। जस्ट अ मिनट, यस, एक बार जरा लेके आइए। कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकोर, ये बकायदा नीचे आज 3%, ओपन इंटरेस्ट भी है, शॉर्टिंग हुई है आज अच्छे से, बढ़िया वाली। एक बार जरा कंटेनर कॉरपोरेशन में और कितना नुकसान बन सकता है चेक करेंगे आप सुदीप? डिम्पी जी कंटेनर कॉर्पोरेशन का यदि हम चार्ट देखें तो स्टॉक में जो कल के दिन में जो एक ब्रेकडाउन आया था, स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस एक सपोर्ट जोन था उसको भी तोड़ा है, और अब ये एक फ्री फॉल मोड में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक अब लोअर लेवल्स पे 835 850 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए जा सकता है, 835 से 840 के आसपास। और यही वो जोन है जहाँ पे जनवरी और मार्च 2024 में 2 बार स्टॉक ने वही लेवल टेस्ट किया था। तो मुझे लग रहा है तीसरी बार भी वही लेवल टेस्ट करने जा रहा है। स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन पहले ही अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ दिया था, और उसके बाद यहाँ पे ये फ्री फॉल स्टार्ट हुआ। तो मुझे लग रहा है करंट मोमेंटम जो है वो 830 850 के बीच में स्टॉक को लेके जाएगा, और ये वीकनेस हमें यहाँ तक जारी रह सकती है। ठीक है, ये सलाह आपके लिए कॉनकॉर पर। लेकिन विनय आपसे जानना चाहेंगे, इंटरग्लोब को लेकर एक ब्रोकरेज ने आज रेटिंग इसकी घटाई है। हालांकि हमने देखा था कि शेयर बहुत तेजी से चला था, 5,000 रुपये का आंकड़ा भी पार किया था, लेकिन ऊपरी स्तरों से 200 रुपये अभी नीचे आ चुका है और 4,800 के आसपास है। क्या यहाँ से भी नीचे जाएगा? सेल करें या फिर थोड़ा और नीचे आए तो बाय करना बेहतर होगा?
डिप्स की रणनीति ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और अभी इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 4700 के करीबन था, तो जो यहाँ से 2-2.5% नीचे है, तो वहां तक का करेक्शन हो सकता है। थोड़ा वीकनेस है, थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस भी ऑसिलेटर्स पे मैं देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया हो बुलिश टू बेरिश, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग है ओवरऑल अप ट्रेंड, और मुझे लग रहा है कि 4700 इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास अगर स्टॉक आता है तो वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो मुझे लग रहा है कि वेट कीजिए, अभी भी ग्लोबल मार्केट का सेटअप अच्छा है और ये स्टॉक ने प्रीवियसली पिछले 1-2 महीने में खास करके बहुत अच्छा किया है। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको शॉर्ट ना करें, जो काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो वीकनेस दिखा रहे हैं वहां पे आप शॉर्ट करके चलेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच इज ट्रेडिंग नियर इट्स ऑल टाइम हाई और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज्यादा बेटर रहेगी और काफी सारे और अपॉर्चुनिटीज दिख रही है सेक्टर्स और स्टॉक्स में जहां पे वीकनेस ऑलरेडी है और वहां पे शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाय ऑन डिप्स वाले शेयर है इंटरग्लोब, इसमें शॉर्ट की कोशिश ना कीजिए। उसकी कई सारी वजह हैं। एक तो देखिए क्रूड इनके फेवर में है, दूसरा मार्केट लीडर ऑलरेडी ये कंपनी है, स्पाइस जेट की हालत आपको पता ही है, और तीसरी चीज़ ये कि फेस्टिव सीजन, नए साल वाले जो चीज़ें हैं ना वो भी अब बस शुरू हो ही गई हैं, तो उसके चलते मोमेंटम इसमें बने रहने की उम्मीद भी है। लेकिन चलिए एक ऑप्शन का ट्रेड आपके लिए जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस की चैंपियन सोनी पटनायक। सोनी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या चुना है आपने, कहां पर पैसा बनेगा? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सारे दर्शकों को। आज ऑप्शंस के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहते हैं आयशर मोटर्स 5000 कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज। आप इसको बाय कर सकते हैं 30 पे, जो कि आज डे हाई यहीं पे अभी मारा है, और अगर हल्का सा डिक्लाइन टुवर्ड्स 25 दिखाई देता है वहां तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगाए यहाँ पे 5 रुपए का, टारगेट रहेगा 70 का। आयशर मोटर्स में हम देख सकते हैं कि आज एक 910 के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट दिया है और काफी अच्छे से उसको होल्ड भी कर रहा है। सो यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू बनता है कि वो टुवर्ड्स 5050 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। अपने 20 EMA के हर्डल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वो उसी सपोर्ट को पकड़ते हुए यहाँ से पॉजिटिव व्यू बन रहा है कि वो टुवर्ड्स 5000 प्लस लेवल्स टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे आप बेस्ट ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं 5000 कॉल ऑप्शन। लॉट साइज थोड़ा छोटा है इसका 175, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस के अनुसार मैक्सिमम रिस्क रहेगा कहीं ना कहीं 3500 के करीब रहेगा, और अगर टारगेट हिट होता है 70 पे तो उसके अनुसार आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड टुवर्ड्स 7800 रहेगा। और यहाँ पे डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहती हूँ कि यह आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है जेम क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है और उसका फायदा हमारे स्वदेश के दर्शकों को भी मिल रहा है। 5000 वाली कॉल खरीदनी है आपको 25 रुपए के भाव पर और लक्ष्य 50 रुपए, दूसरा टारगेट होगा 70 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 5 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 7875 और अधिकतम नुकसान आधे से भी कम 3500 रुपए का। यह है सोनी जी की रिकमेंडेशन आयशर को लेकर। लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शंस थोड़े से रिस्की होते हैं और रिस्क इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि लोग जो वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो होता यह है कि 10 में से 9 लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं और औसतन जो नुकसान होता है, ये फिगर जरा ध्यान से आप पढ़ लीजिए, वो होता है 50,000 रुपए का। तो बड़ा सोच समझकर स्टॉप लॉसेस को फॉलो करके ही आप कोई ट्रेड कीजिए ऑप्शंस के जरिए। एक शेयर आपसे जानना चाहेंगे सुदीप, वो है BHEL का। ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि 335 के भाव से लगातार ये कमजोर हुआ। हालांकि हम देख रहे हैं कि 260 रुपए ये वो स्तर है जहां पर ये शेयर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बॉटम बन गया है BHEL का या फिर अभी लॉन्ग्स अवॉइड करें इसमें? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है पिछले 4-5 दिन से, और 5-6 दिन से तो स्टॉक ने वहां पे सपोर्ट लेके एक बार 265 268 के लेवल्स को भी एक बार रिटेस्ट कर लिया था ऊपर की तरफ, और कल स्टॉक ने ब्रीच किया था ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को। हालांकि क्लोजिंग एग्जैक्टली वो एवरेज पे दी है और आज वही एवरेज के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा इट्स अ वेरी क्रूशियल प्लेस। और मैं जो प्रीवियसली 5-6 दिन का जो स्विंग हाई है 268 269, मैं पहले चाहूंगा कि स्टॉक इसके ऊपर एक बार क्लोज दे, एक बार थोड़ा एक हमें ये कंफर्ट दे दे कि हाँ पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन जोन है
स्टॉक इसके ऊपर बंद करने के लिए तैयार है और फिर एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा। जब तक 268 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक ये स्टॉक के लिए 200 दिन का मूविंग एवरेज भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो रहेगा, बट वो टूट सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा ओपन रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, 268 के ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए, तब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट जोन अब बहुत ही अच्छा और पक्का वाला है। ठीक है, बीएचईएल को लेकर ये व्यू। आज एक शेयर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में अगर आप देखेंगे, हालांकि करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। आईटीडी सीमेंटेशन 15% ऊपर ये शेयर जाकर ट्रेड कर रहा है। ये तेजी क्यों बनी है आईटीडी सीमेंटेशन में? सिविल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की ये कंपनी है, सिविल इंजीनियरिंग वाली, और इसकी तेजी की वजह बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या खबरें आ रही है कि शेयर इस रफ्तार से दौड़ रहा है? जी बिल्कुल, आईटीडी सीमेंटेशन की बात करें तो बहुत स्ट्रांग अपमूव आज दिन के ट्रेड में देखने मिली है और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं ईटी से कि अदानी ग्रुप जो है फ्रंट रनर हो चुका है इनके प्रमोटर के स्टेक एक्वायर करने के लिए। इन प्रमोटर का स्टेक जो है इंडोथाई डेवलपमेंट का, इनका लगभग 47% स्टेक है और इस एक्विजिशन से जो एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है, यानी कि 26% एक्स्ट्रा स्टेक आ सकता है। अब रिपोर्ट सजेस्ट करें कि दोनों साइड्स ने जो है एग्रीमेंट आ गई है और आगे जाते हुए फॉर्मल जो अनाउंसमेंट है वो जल्द ही एक्सपेक्ट हो सकता है। एक्विजिशन जो है ऑफकोर्स की गई है क्योंकि इनकी जो इन हाउस सिविल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो करंट प्रमोटर स्टेक का वैल्यू है हमने कैलकुलेट किया, ये लगभग 4,300 करोड़ का आ रहा है और अगर ये डील बैठता है ओपन ऑफर को इंक्लूड करके तो ये लगभग $700 मिलियन यानी कि 5,900 करोड़ आएगा। अब अदानी ग्रुप ने आउटबिड भी कर दिया रिपोर्ट के हिसाब से केईसी इंटरनेशनल और एक अबू धाबी बेस्ड ड्रेजिंग कंपनी को भी। और कंपनी देखा जाए आईटीडी सीमेंटेशन ऑलरेडी अदानी ग्रुप के साथ जो है कमर्शियल रिलेशनशिप पे हाइडल मरीन प्रोजेक्ट्स में जो है उनके साथ करार किया और जो गंगा एक्सप्रेसवे टोल प्रोजेक्ट है उनमें भी जो है इनके साथ एक कॉर्पोरेट रिलेशनशिप है। याद करिएगा जुलाई के महीने में आईटीडी सीमेंटेशन ने पब्लिक फाइलिंग में उन्होंने कहा था कि जो प्रमोटर्स हैं आईटीडी सीमेंटेशन के लिए वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक पॉसिबल पोटेंशियल डाइवेस्टमेंट जो है वो कंपनी में कर सकते हैं, तो ऑलरेडी प्रीकर्सर सेट था। अगर आईटीडी सीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कंपनी मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स और इंजीनियरिंग में लीडर है, दिल्ली कोलकाता में बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा पोर्ट्स में भी जो है इनका अच्छा पकड़ है और इसमें जेएनपीटी भी शामिल है। ओवरऑल मैरीटाइम स्ट्रक्चर खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 35% ऑर्डर बुक वहीं से आता है और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर्स को लगभग 80% रिटर्न आया है और अगर 1 साल की बात करें तो 140% का ग्रोथ जो है कंपनी ने दिया है। ऑर्डर बुक की बात करें तो ये जो है लगभग मार्च 2021 में 11,000 करोड़ का ऑर्डर था बुक था और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जून के आंकड़ों की बात करें तो लगभग करंट ऑर्डर बुक जो है 18,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये पूरा आईटीडी सीमेंटेशन का लेखा जोखा है और इस न्यूज़ फ्लो के कारण जो आज स्टॉक में तेज़ी देखने मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी जानकारी सामने रखने के लिए कि क्यों धुआंधार तेजी है आईटीडी सीमेंटेशन में और क्या है उससे जुड़ी पूरी खबर। तो शरद ने काफ़ी विस्तार से समझाया कि अब शायद अदानी जो है इस पूरी डील पे, इस पूरे एक्विजिशंस पे नज़र बनाए रखे हैं और इसके चलते आप देखिए 17 से 18% का मूव जो है आईटीडी सीमेंटेशन दिखा रहा है और पिछले 1 साल में ही जो है 80% का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। एक बार सुदीप आपसे समझना चाहेंगे कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप इस प्राइस एक्शन को, क्योंकि आज एक ज़बरदस्त मूव है, पर क्या अभी भी बड़े टारगेट्स यहाँ पे सामने रखें? जी सृष्टि जी, अगर हम आईटीडी सीमेंटेशन का चार्ट देखें तो ये एक मीडियम टर्म के तो अप ट्रेंड में था ही। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था ऊपर के लेवल पर स्टॉक जो 460 और 470 का जो सपोर्ट जोन है वो पिछले मेरे हिसाब से 4 महीने में 3 या 4 बार इसको रिटेस्ट कर चुका है पर तोड़ नहीं पाया था। तो और आज हमें जो ये हिसाब से ये मूव दिख रहा है 15-16% का, मुझे लग रहा है ये एक फ्रेश अपसाइड को ट्रिगर कर देगा यहाँ से। और जब तक स्टॉक 510 का लेवल अब होल्ड करता है तब तक 650-650 के लेवल्स भी पे मुमकिन है आने वाले 3 से 4 सप्ताह में। तो ये मीडियम टर्म ट्रेड बनेगा और बढ़िया कंपनी है तो डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो पिक है तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आना चाहिए स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। आईटीडी सीमेंटेशन पे हमने राय ली, पर इसी के साथ एक बार अदानी एंटरप्राइज पर भी विनय आपसे राय लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अदानी एंटरप्राइज के पिछले 6 महीने का चार्ट हमारे डायरेक्टर दिखा पाएं
तो हम समझेंगे कि ये जो 3000 का लेवल है अदानी एंटरप्राइज के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ना ही सिर्फ ये देखिए पिछले 1-2 दिन में जब जब ये 3000 के नीचे गया है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ज़रूर निचले स्तरों पे आया है, बायर्स आए हैं। साथ ही साथ आज फिर से जो 1% की तेज़ी है इसे कैसे देखें विनय, आपकी राय अदानी एंटरप्राइज पे, क्या आपको यहाँ पे ये स्टॉक पसंद आ रहा है? क्या एक फ्रेश बाय लेना चाहिए या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये 3000 का लेवल अगर ये डिसाइसिवली 2900 तोड़ के नीचे निकला तो शायद गिरावट हावी हो सकती है? देखिए, पिछले जैसे आपने बताया कैलेंडर ईयर 2024 यानी ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुके हैं। 9 मंथ से इस स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाई और उसका जो लोअर बैंड है वो करीबन इसी लेवल के आसपास रहा है। तो 2800 2900 मल्टीपल टाइम हमने देखा है पिछले 9 महीनों में कि ये लोअर बैंड है और यहाँ से स्टॉक बाउंस करता है। हालांकि ऊपर में भी उसने अपनी जो तेजी है वो सीमित रखी और करीबन 3300-3400 के लेवल से वापस से घूम जाता है। तो ये जो मूव है पिछले 9 महीनों की उसको कंसीडर करते हुए लग रहा है कि लोअर बैंड पे है और यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस अच्छे बनते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, स्टॉक अपने 50 और 200 दिन की एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह का कंसोलिडेशन 9 महीने में हमने देखा है, एक लोअर बैंड पे आना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गिन सकते हैं क्योंकि 2800 2900 हैज बीन अ मल्टीपल बॉटम। तो यस, यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए पोजिशनली। इंट्राडे ट्रेडर या 1-2 दिन का ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 15-20 दिन की मूव देखते हैं तो ये लोअर बैंड पे है, इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और 2800 का लेवल काफी अहम सपोर्ट है, यहाँ से चांसेस ज्यादा ये है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस करे। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ट्रेडर्स को तो दूर रहना चाहिए और अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे और 2750 2800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा तेजी की साइड की दिख रही है और अच्छे रिटर्न्स आपको पोजिशनली मिल सकते हैं। इस स्टॉक को थोड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए। एंटरप्राइज पे विनय बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर इस बीच देखिए मार्केट्स पे एक बार नजर डालें क्योंकि जबरदस्त मूव जो है मार्केट्स में देखने को मिला है। 180 अंकों की तेजी निफ्टी 50 बाजार के अंदर एक तेजी आ चुकी है। निफ्टी के अंदर भी आप करीब 170 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई अपना आज का 557 को टेस्ट कर दिया है ऑलमोस्ट, और आज का जो नया हाई बनाया वो 358.95। बैंक निफ्टी ऑन रिकॉर्ड। प्लीज़ आप चलाइए, बैंक निफ्टी ने 358.95 लगाने के बाद नया रिकॉर्ड बना दिया। जो कल 4 लेवल से हम छूट गए थे, आज मार्केट ने वो 4 लेवल पूरे कर दिए। और आपको मैं उसी 53,000 की कॉल दिखाऊंगा जो विनय रजानी से अभी हम 2 मिनट पहले जस्ट चर्चा कर रहे थे कि भाई इस कॉल के अंदर हमको डिप की वेट करनी चाहिए। सामने सर ने भी कहा कि डिप की वेट करनी चाहिए, मैं भी 100% एग्री था कि उसके साथ डिप की वेट करनी चाहिए, लेकिन मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। और देखिए ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का भी नया शिखर लग गया। अब ये 516 रुपये की है, 416 से 516 रुपये की ये कॉल आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखी है। और बैंक निफ्टी अब धो डालेगा। जैसे सुबह भी हमने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा इसके पास पॉपुलर ट्रेड है और ज़्यादा इसके पास ताकत है चलने की, पावर दिखाने की। वो एग्जैक्टली अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आपको सब नोटिस भी करवा रहा है। तो मेरे को आज बैंक निफ्टी का ट्रेड काफ़ी समझ में आया और काफ़ी हद तक हमने आपको सुबह बताया था कि एक्सिस, HDFC और ICICI अगर आज इन सब में डैमेज नहीं होता तो बैंक निफ्टी अपना बदला पूरा कर सकता है जो 4 पॉइंट का रह गया। तो आप शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड हाई दिखा दीजिए। वो 3-4 शेयर जो हम आपके सामने रखते हैं हमेशा की तरह और उनकी वेटेज भी आपको गिनवाते हैं। निफ्टी बैंक में HDFC डेज हाई टेस्ट कर रहा होगा। साथ ही दिखाइएगा जरा बैंक निफ्टी के अंदर और कंपोनेंट भी, ICICI बैंक और दूसरा कोटक बैंक। ये 3 बैंकों ने आज काफ़ी हद तक आपकी हेल्प की है। ICICI बैंक डेज हाई, HDFC डेज हाई, एक्सिस बैंक डेज हाई, कोटक बैंक डेज हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर हम नोटिस करवा रहे हैं धीरे धीरे और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। इन सब के बीच शांत अवस्था में बैठा हुआ इंडिया विक्स सब कुछ होने दे रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ होने दे रहा है। और बैंक निफ्टी ने अपनी कोर कसर आज फिर से पूरी कर ली। जो कल 4 पॉइंट छूटे थे वो आज बैंक निफ्टी के अंदर लग गए। विनय रजानी होंगे हमारे साथ। विनय, अगर आप हैं हमारे साथ तो ज़रा आप वो 53,000 वाली कॉल का टारगेट 516, इनफैक्ट अभी तो 530 चल रहा है और 565 भी लगा हुआ है। मान लीजिए किसी ने डिप का वेट ना करके सामने पे खरीदा है तो प्रॉफिट बुक कर ले क्या? अभी 100-150 पॉइंट है। और ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी वो, कोई बात नहीं। लेकिन 150 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक है। और तो चलिए विनय की तरफ से मैं ही आपको पॉइंट रख देता हूं कि अब अपने ही खरीद का स्टॉप लॉस डाल दो, आप 50% बुक कर लो
ऑप्शंस टिपिकली जल्दी जल्दी काम करने का होता है, स्कैल्पिंग के हिसाब से काम करना चाहिए ऑप्शंस में। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपने स्कैल्पिंग का आज इस्तेमाल किया है, यानी कि मौका देख के चौका मारा है, तो आपको प्रॉफिट एक राउंड का ज़रूर बुक करना चाहिए। ये 520 है, 400, हालांकि हमने 360 का स्टॉप बाय ऑर्डर डाला था, हमारा ऑर्डर तो पंच नहीं हुए, बट अगर आपने सामने भी ख़रीदा है तो फिर आपको ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग एक लेवल की करनी चाहिए, क्योंकि टिपिकली मार्केट देखता है कि जैसे आप वो हाई लगाते हैं ना, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करवाता है, क्योंकि चर्निंग होती है, हैंड्स चेंज होते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में हाई लगने के बाद काफ़ी हद तक माल ऑफलोड होता है, ये बहुत बिडिंग होती है मार्केट के। टर्मिनल्स अगर जो फॉलो करते हैं, टर्मिनल रीडिंग करना जानते हैं, उनको सब पता होगा जो बात मैं बता रहा हूँ आपके सामने। कुल मिला के मार्केट के अंदर आज का दिन काफ़ी बेहतर है। और जो मेरे मन में एक हल्का सा डाउट चल रहा था कि कहीं शुक्रवार का दिन है, हफ्ते भर के गेंस को इरोड ना कर दे, मार्केट बिल्कुल नहीं करने जा रहा है, बल्कि नए लेवल्स जोड़ के उसने नए तरीके से आज मार्केट के अंदर ट्रेड किया है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है आज बाज़ार का। और मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी की, कि आज उसने फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट किया। निफ्टी भी करीब अपने वापस से 600 वाले लेवल की तरफ पहुंच रहा है। 599 का आज इसका हाई लगा हुआ है।